द बुल टॉक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो पूरी तरह एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है ताकि आप ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को गहराई से समझ सकें। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल सीखने और ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से है। इसे किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस न समझें। शेयर बाजार में निवेश और ट्रेडिंग जोखिमों के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले स्वयं रिसर्च करें या अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। इस पूरी सीरीज में हम कुल 9 चैप्टर्स के माध्यम से ट्रेडिंग को बिल्कुल बेसिक से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हर चैप्टर पिछले चैप्टर से जुड़ा होगा ताकि अंत तक आपको मार्केट की साइकोलॉजी, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स का रिलेशनशिप, स्मार्ट मनी की थिंकिंग और प्रोफेशनल ट्रेडिंग फ्रेमवर्क की स्पष्ट और गहरी समझ विकसित हो जाए। तो आइए बिना किसी देरी के ट्रेडिंग को सही दृष्टिकोण से समझने की इस ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, टाइम फ्रेम क्या है, मार्केट की भाषा, साइकोलॉजी और प्राइस की असली कहानी। जब कोई नया व्यक्ति ट्रेडिंग सीखना शुरू करता है तो सबसे पहले वह कैंडलस्टिक, इंडिकेटर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस या पैटर्न सीखने की कोशिश करता है। लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि इन सभी चीज़ों से भी पहले जिस अवधारणा को समझना सबसे ज़रूरी है वह है टाइम फ्रेम। अधिकांश ट्रेडर्स टाइम फ्रेम को केवल एक तकनीकी विकल्प मानते हैं, जैसे 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा या 1 दिन का चार्ट। वास्तव में टाइम फ्रेम केवल समय का माप नहीं है, बल्कि यह मार्केट में भाग लेने वाले लोगों की सोच, उनके निर्णय, उनके धैर्य, उनके पैसे की क्षमता और उनके उद्देश्य का प्रतिबिंब है। यदि आप टाइम फ्रेम को केवल कैंडल की अवधि के रूप में देखते हैं तो आप चार्ट देख रहे हैं, लेकिन यदि आप टाइम फ्रेम के पीछे छिपी साइकोलॉजी को समझते हैं तो आप मार्केट को पढ़ना शुरू कर देते हैं। यही वह अंतर है जो एक साधारण ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच होता है। मार्केट को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसे लाखों लोगों के सामूहिक निर्णयों का परिणाम माना जाए। हर सेकंड दुनिया भर में कोई खरीद रहा होता है, कोई बेच रहा होता है, कोई मुनाफा बुक कर रहा होता है, कोई नुकसान से बचने की कोशिश कर रहा होता है और कोई पहली बार मार्केट में प्रवेश कर रहा होता है। इन सभी लोगों के निर्णय मिलकर प्राइस को ऊपर या नीचे ले जाते हैं। लेकिन सभी लोग एक जैसी सोच नहीं रखते। कोई केवल 5 मिनट के लिए ट्रेड करता है, कोई पूरे दिन के लिए, कोई कई सप्ताह के लिए और कोई कई वर्षों के लिए निवेश करता है। इसलिए एक ही प्राइस को अलग अलग लोग अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। यही कारण है कि अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर एक ही चार्ट की कहानी पूरी तरह बदल जाती है। कल्पना कीजिए कि आप किसी पहाड़ के बिल्कुल नीचे खड़े हैं। वहां से आपको केवल सामने की चट्टानें दिखाई देंगी। आपको ये भी लग सकता है कि रास्ता बंद है। लेकिन यदि आप हेलीकॉप्टर से उसी पहाड़ को ऊपर से देखें तो आपको पूरा रास्ता, घाटियां, नदियां और मंजिल तक जाने वाला मार्ग साफ दिखाई देगा। मार्केट भी बिल्कुल ऐसा ही है। लोअर टाइम फ्रेम उस व्यक्ति की तरह है जो पहाड़ के नीचे खड़ा है और केवल सामने की छोटी सी हलचल देख रहा है। हायर टाइम फ्रेम हेलीकॉप्टर की तरह है जो पूरे ट्रेंड, पूरे स्ट्रक्चर और बड़ी तस्वीर को दिखाता है। इसलिए जो ट्रेडर केवल छोटे टाइम फ्रेम पर निर्णय लेते हैं वे अक्सर मार्केट के बड़े उद्देश्य को समझ नहीं पाते। हर टाइम फ्रेम प्राइस की एक अलग कहानी सुनाता है। यदि आप 1 मिनट का चार्ट देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट हर सेकंड अपना फैसला बदल रहा है। प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर अचानक तेजी से भाग रहा है, फिर वापस गिर रहा है। ये सब देखकर नया ट्रेडर सोचता है कि मार्केट बहुत अनिश्चित है। लेकिन वही चार्ट यदि डेली टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो वही सारी हलचल केवल एक छोटी सी कैंडल बनकर रह जाती है। इसका अर्थ यह है कि छोटी छोटी मूवमेंट्स हमेशा महत्वपूर्ण नहीं होती। वे केवल बड़े ट्रेंड के भीतर होने वाला सामान्य उतार चढ़ाव होती हैं। यही कारण है कि अनुभवी ट्रेडर पहले बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड समझते हैं और उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री खोजते हैं। टाइम फ्रेम को समझने के लिए यह भी समझना आवश्यक है कि हर कैंडल वास्तव में क्या दर्शाती है। किसी भी कैंडल के बनने के पीछे हजारों या लाखों बाय और सेल ऑर्डर्स होते हैं। जब आप 1 मिनट की कैंडल देखते हैं तो वह केवल 1 मिनट के भीतर हुए सभी ऑर्डर्स का सारांश होती है। जब आप डेली कैंडल देखते हैं तो वह पूरे दिन की लड़ाई का परिणाम होती है। इसलिए डेली कैंडल का महत्व 1 मिनट की कैंडल से अधिक होता है, क्योंकि उसमें कहीं अधिक प्रतिभागियों के निर्णय शामिल होते हैं। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतने अधिक लोगों की राय उसमें शामिल होगी और उतनी ही विश्वसनीय उसकी दिशा मानी जाएगी। यहीं से मार्केट की साइकोलॉजी शुरू होती है। अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग प्रकार के लोग सक्रिय होते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पर अधिकतर स्कैल्पर्स, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स और जल्दी मुनाफा कमाने वाले रिटेल ट्रेडर्स सक्रिय रहते हैं। इनके निर्णय बहुत तेजी से बदलते हैं। थोड़ी सी तेजी आई तो बाई कर लिया, थोड़ा सा डर लगा तो सेल कर दिया। इसके विपरीत डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पर बड़े इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स और स्मार्ट मनी काम करते हैं। वे एक छोटी कैंडल देखकर अपना निर्णय नहीं बदलते। उनके निर्णय रिसर्च, वैल्यूएशन, लिक्विडिटी और रिस्क मैनेजमेंट पर आधारित होते हैं।
इसलिए हायर टाइम फ्रेम मार्केट की असली दिशा को अधिक सटीक रूप से दर्शाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि टाइम फ्रेम केवल प्राइस मूवमेंट नहीं बदलता, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति भी बदल देता है। यदि कोई ट्रेडर पूरे दिन 1 मिनट का चार्ट देखता रहेगा तो उसका दिमाग लगातार बदलती हुई कैंडल्स के कारण तनाव में रहेगा। हर छोटी लाल कैंडल उसे नुकसान का डर दिखाएगी और हर हरी कैंडल उसे अवसर दिखाई देगी। धीरे धीरे वह फेयर, ग्रीड और फोमो का शिकार होने लगेगा। इसके विपरीत, यदि वही व्यक्ति डेली या 4 आवर टाइम फ्रेम पर काम करता है तो उसे हर सेकंड निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होगी। उसका ध्यान शॉर्ट नॉइस की बजाय ट्रेंड पर रहेगा। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर कहते हैं कि छोटा टाइम फ्रेम जितना छोटा होता है उतनी ही ज्यादा मानसिक अनुशासन की आवश्यकता होती है। मार्केट में नॉइस और इन्फॉर्मेशन के बीच अंतर समझना भी टाइम फ्रेम की सबसे बड़ी सीख है। छोटे टाइम फ्रेम पर प्राइस की हर हलचल वास्तविक ट्रेंड का हिस्सा नहीं होती। कई बार वह केवल लिक्विडिटी लेने, स्टॉप लॉस ट्रिगर करने या अल्पकालिक ऑर्डर्स के कारण होती है। लेकिन नए ट्रेडर हर मूवमेंट को महत्वपूर्ण समझ लेते हैं। वे हर ब्रेकआउट को असली ब्रेकआउट और हर ब्रेकडाउन को ट्रेंड रिवर्सल मान लेते हैं। यही गलती उन्हें बार बार नुकसान कराती है। हायर टाइम फ्रेम इस नॉइस को फिल्टर कर देता है और केवल वही मूवमेंट दिखाता है जिसका वास्तविक महत्व होता है। यदि किसी नदी को बहुत पास से देखा जाए तो केवल पानी की छोटी छोटी लहरें दिखाई देती हैं। लेकिन यदि उसी नदी को पहाड़ की चोटी से देखा जाए तो उसका पूरा प्रवाह, उसकी दिशा और उसका अंतिम मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। मार्केट में भी यही सिद्धांत लागू होता है। लोअर टाइम फ्रेम लहरें दिखाता है जबकि हायर टाइम फ्रेम पूरी नदी की दिशा दिखाता है। सफल ट्रेडर कभी भी केवल लहरों को देखकर निर्णय नहीं लेते। वे पहले नदी की दिशा समझते हैं और फिर उसी दिशा में अपने कदम बढ़ाते हैं। टाइम फ्रेम का एक और मनोवैज्ञानिक पहलू यह है कि यह आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। अधिकांश नए ट्रेडर्स जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए वे 1 मिनट या 5 मिनट के चार्ट की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि वहां लगातार कैंडल्स बनती रहती हैं और ऐसा लगता है कि हर मिनट नया अवसर मिल रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिक अवसर हमेशा अधिक मुनाफे का संकेत नहीं होते। कई बार अधिक अवसर केवल अधिक गलतियां करने का मौका देते हैं। दूसरी ओर हायर टाइम फ्रेम कम अवसर देता है, लेकिन वे अवसर अक्सर अधिक स्पष्ट और उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। इसलिए अनुभवी ट्रेडर्स क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी और सेटअप पर ध्यान देते हैं। समय के साथ एक सफल ट्रेडर यह समझ जाता है कि मार्केट का हर टाइम फ्रेम एक ही कहानी का अलग अध्याय है। मंथली चार्ट पूरी किताब का विषय बताता है, वीकली चार्ट कहानी का मुख्य प्लॉट दिखाता है, डेली चार्ट वर्तमान घटनाएं बताता है, 4 आवर चार्ट महत्वपूर्ण मोड़ दिखाता है, 1 आवर चार्ट तैयारी कराता है और 15 मिनट या 5 मिनट केवल ये बताते हैं कि उस कहानी में प्रवेश कहाँ करना है। यदि कोई व्यक्ति केवल अंतिम अध्याय पढ़कर पूरी किताब समझने की कोशिश करे तो वह कहानी का अर्थ कभी नहीं समझ पाएगा। इसी प्रकार जो ट्रेडर केवल छोटे टाइम फ्रेम पर निर्भर रहता है वह अक्सर मार्केट की वास्तविक मंशा को नहीं समझ पाता। अंततः टाइम फ्रेम का सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि प्राइस कभी भी बिना कारण नहीं चलता और हर कारण हर टाइम फ्रेम पर समान रूप से दिखाई भी नहीं देता। छोटे टाइम फ्रेम पर आपको केवल परिणाम दिखाई देते हैं, जबकि बड़े टाइम फ्रेम पर उन परिणामों के पीछे का कारण दिखाई देता है। जब कोई ट्रेडर इस अंतर को समझ लेता है तब वह कैंडल्स को केवल रंगीन बाज की तरह नहीं देखता, बल्कि उन्हें मार्केट पार्टिसिपेंट्स की भावनाओं, निर्णयों और शक्ति संतुलन की भाषा के रूप में पढ़ना शुरू कर देता है। यही वह क्षण होता है जहां से वास्तविक ट्रेडिंग की शिक्षा शुरू होती है। चैप्टर 2, मार्केट पार्टिसिपेंट्स और हर टाइम फ्रेम पर कौन ट्रेड करता है, मार्केट को चलाने वाले लोगों की साइकोलॉजी। जब कोई व्यक्ति पहली बार चार्ट खोलता है तो उसे केवल लाल और हरी कैंडल्स दिखाई देती हैं। उसे लगता है कि प्राइस अपने आप ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि मार्केट में कोई भी कैंडल अपने आप नहीं बनती। हर कैंडल के पीछे किसी न किसी इंसान, संस्था या कंप्यूटर एल्गोरिदम का निर्णय होता है। किसी ने खरीदने का फैसला किया, किसी ने बेचने का फैसला किया, किसी ने प्रॉफिट बुक किया, किसी ने स्टॉप लॉस लगाया और किसी ने पहली बार मार्केट में प्रवेश किया। इन सभी निर्णयों का कुल योग ही प्राइस कहलाता है। इसलिए यदि आपको मार्केट को समझना है तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मार्केट को चलाने वाले लोग कौन हैं, वे किस टाइम फ्रेम पर काम करते हैं और उनकी साइकोलॉजी एक दूसरे से क्यों अलग होती है। सफल ट्रेडिंग की शुरुआत चार्ट पढ़ने से नहीं, बल्कि चार्ट के पीछे मौजूद लोगों को समझने से होती है। मार्केट को यदि एक विशाल शहर माना जाए तो उसमें रहने वाले सभी लोग एक जैसे नहीं होते। किसी का व्यवसाय अलग होता है, किसी का उद्देश्य अलग होता है, किसी की आर्थिक स्थिति अलग होती है और किसी की सोच अलग होती है। ठीक इसी प्रकार मार्केट में भी अलग अलग प्रकार के पार्टिसिपेंट्स मौजूद होते हैं। इनमें सबसे ऊपर होते हैं बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिर हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग सिस्टम्स, प्रोफेशनल ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स, डे ट्रेडर्स, स्कैल्पर्स और अंत में रिटेल ट्रेडर्स।
हर समूह के पास अलग मात्रा में पूंजी होती है, अलग जोखिम उठाने की क्षमता होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनका टाइम होराइजन अलग होता है। यही टाइम होराइजन अलग अलग टाइम फ्रेम्स की नींव बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। ये वे संस्थाएं होती हैं जिनके पास लाखों नहीं बल्कि हजारों करोड़ रुपए का निवेश होता है। इनके लिए किसी कंपनी के कुछ हजार शेयर खरीदना कोई मायने नहीं रखता। यदि उन्हें किसी स्टॉक में बड़ी पोजीशन बनानी होती है तो वे एक ही दिन में खरीदारी नहीं कर सकते। यदि वे अचानक बहुत बड़ी मात्रा में बाई करेंगे तो प्राइस तेजी से ऊपर भाग जाएगा और उन्हें महंगे दाम पर खरीदना पड़ेगा। इसलिए वे धीरे धीरे कई दिनों, कई हफ्तों या कई महीनों तक अपनी पोजीशन बनाते हैं। यही कारण है कि उनका प्रभाव सबसे अधिक वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पर दिखाई देता है। वे छोटी छोटी कैंडल्स को देखकर निर्णय नहीं बदलते। उनकी सोच लंबी होती है और उनका धैर्य भी बहुत अधिक होता है। इन बड़े खिलाड़ियों की साइकोलॉजी पूरी तरह वैल्यू पर आधारित होती है। वे यह नहीं सोचते कि अगले 5 मिनट में प्राइस कहाँ जाएगा। वे ये सोचते हैं कि अगले 6 महीने या अगले 2 वर्षों में किसी कंपनी या किसी इंडेक्स की वास्तविक कीमत क्या हो सकती है। यदि उन्हें लगता है कि वर्तमान प्राइस कम है तो वे धीरे धीरे खरीदारी शुरू करते हैं। यदि उन्हें लगता है कि मार्केट ओवरवैल्यूड हो चुका है तो वे धीरे धीरे अपनी होल्डिंग बेचने लगते हैं। बाहर से देखने वाले रिटेल ट्रेडर्स को यह सामान्य प्राइस मूवमेंट लगता है, लेकिन वास्तव में यह बड़े खिलाड़ियों द्वारा की जा रही एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया होती है। इसलिए अक्सर हायर टाइम फ्रेम पर बनने वाले डिमांड और सप्लाई जोन्स इतने शक्तिशाली होते हैं क्योंकि उनके पीछे बड़े पैसों का निर्णय छिपा होता है। इसके बाद आते हैं हेज फंड्स और प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स। इनका उद्देश्य केवल निवेश करना नहीं होता बल्कि मार्केट की हर दिशा से लाभ कमाना होता है। इनके पास अत्याधुनिक कंप्यूटर, तेज डेटा सिस्टम, अनुभवी विश्लेषक और एल्गोरिदमिक मॉडल्स होते हैं। ये लोग डेली और 4 आवर टाइम फ्रेम पर भी सक्रिय रहते हैं, लेकिन उनका निर्णय फिर भी बड़े ट्रेंड के अनुसार होता है। वे मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, वॉलेटिलिटी और ऑर्डर फ्लो का विश्लेषण करते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे भावनाओं से नहीं बल्कि डेटा से निर्णय लेते हैं। जहां एक रिटेल ट्रेडर डर के कारण अपनी पोजीशन बंद कर देता है, वहीं प्रोफेशनल फर्म्स उसी समय अवसर खोज रही होती हैं। अब बात करते हैं प्रोफेशनल स्विंग ट्रेडर्स की। ये वह वर्ग है जो हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम के बीच पुल का काम करता है। ये डेली, 4 आवर और 1 आवर चार्ट पर काम करते हैं। इनका उद्देश्य कई दिनों या कई हफ्तों तक चलने वाले ट्रेंड का लाभ उठाना होता है। ये लोग जानते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पर नॉइज़ बहुत अधिक होती है, इसलिए वे पहले बड़े ट्रेंड को पहचानते हैं और फिर उसी दिशा में एंट्री ढूंढते हैं। उनकी साइकोलॉजी धैर्य पर आधारित होती है। वे हर दिन ट्रेड नहीं करते बल्कि केवल तब ट्रेड करते हैं जब उन्हें उच्च गुणवत्ता वाला सेटअप दिखाई देता है। उनके लिए नो ट्रेड भी एक निर्णय होता है। इसके बाद आते हैं डे ट्रेडर्स। डे ट्रेडर्स की दुनिया अलग होती है। उनका उद्देश्य एक ही दिन के भीतर पोजीशन खोलना और बंद करना होता है। वे ओवरनाइट रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए वे 15 मिनट, 5 मिनट और कभी कभी 1 मिनट चार्ट का उपयोग करते हैं। उनकी साइकोलॉजी तेज निर्णय लेने की होती है। उन्हें लगातार स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है और हर छोटी मूवमेंट पर नज़र रखनी पड़ती है। यदि उनके पास अनुशासन और स्पष्ट नियम हो तो वे सफल हो सकते हैं, लेकिन यदि वे भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने लगें तो छोटे टाइम फ्रेम की तेज़ गति उन्हें बहुत जल्दी नुकसान पहुंचा सकती है। स्कैल्पर्स इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पर काम करते हैं। उनका उद्देश्य बड़े ट्रेंड को पकड़ना नहीं होता बल्कि छोटी छोटी प्राइस मूवमेंट से बार बार लाभ कमाना होता है। वे कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक ही ट्रेड रखते हैं। उनकी दुनिया पूरी तरह स्पीड, एग्जीक्यूशन और डिसिप्लिन पर आधारित होती है। एक छोटी सी गलती भी उनके पूरे दिन की कमाई मिटा सकती है। इसलिए सफल स्कैल्पर्स की मानसिकता किसी सैनिक की तरह होती है। वे बिना भावनाओं के नियमों का पालन करते हैं। लेकिन नए ट्रेडर्स अक्सर स्कैल्पिंग को आसान समझ लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि छोटे टाइम फ्रेम पर अधिक अवसर मिलते हैं। वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। जितना छोटा टाइम फ्रेम होता है उतनी अधिक मानसिक मजबूती की आवश्यकता होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण वर्ग की बात करते हैं, रिटेल ट्रेडर्स की। यही वह वर्ग है जिसमें अधिकांश नए लोग आते हैं। इनके पास सीमित पूंजी होती है, सीमित अनुभव होता है और अधिकतर मामलों में सीमित धैर्य भी होता है। रिटेल ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि उसकी अपनी साइकोलॉजी होती है। जब प्राइस ऊपर जाता है तो उसे लगता है कि अब और ऊपर जाएगा, इसलिए वह देर से बाई करता है। जब प्राइस नीचे गिरता है तो उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया, इसलिए वह डरकर सेल कर देता है। इस प्रकार वह अक्सर ठीक उसी समय खरीदता है जब स्मार्ट मनी बेच रही होती है और ठीक उसी समय बेचता है जब स्मार्ट मनी खरीद रही होती है। यही कारण है कि अधिकांश रिटेल ट्रेडर्स लगातार नुकसान करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे चार्ट को अकेले देखते हैं। वे यह नहीं सोचते कि सामने जो कैंडल बन रही है उसके पीछे कौन खरीद रहा है और कौन बेच रहा है।
यदि 1 मिनट चार्ट पर अचानक ब्रेकआउट दिखाई देता है तो नया ट्रेडर तुरंत बाई कर लेता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि संभव है ये ब्रेकआउट केवल लिक्विडिटी लेने के लिए बनाया गया हो। कुछ मिनट बाद वही प्राइस वापस नीचे आ जाता है और उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। दूसरी ओर प्रोफेशनल ट्रेडर पहले डेली ट्रेंड देखता है, फिर 4 आवर स्ट्रक्चर, फिर 1 आवर कंफर्मेशन और अंत में छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री लेता है। दोनों ने एक ही चार्ट देखा, लेकिन दोनों की सोच अलग थी। मार्केट में एक और महत्वपूर्ण पार्टिसिपेंट होता है, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग सिस्टम। आज के समय में बड़ी मात्रा में ट्रेडिंग इंसानों द्वारा नहीं बल्कि कंप्यूटर एल्गोरिदम द्वारा की जाती है। ये सिस्टम पहले से निर्धारित नियमों के अनुसार बाय और सेल ऑर्डर्स भेजते हैं। वे भावनाओं से प्रभावित नहीं होते। यदि उनके नियम पूरे हो जाएं, तो वे तुरंत ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते हैं। इसलिए कई बार आपको छोटे टाइम फ्रेम पर अचानक बहुत तेज मूवमेंट दिखाई देती है। इसका कारण कोई इंसान नहीं, बल्कि हजारों एल्गोरिथमिक ऑर्डर्स का एक साथ सक्रिय होना होता है। ये भी एक कारण है कि छोटे टाइम फ्रेम पर वॉलेटिलिटी अधिक दिखाई देती है। यदि हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स की साइकोलॉजी को एक सरल उदाहरण से समझें, तो इसे एक क्रिकेट मैच की तरह देखा जा सकता है। स्टेडियम में लाखों दर्शक मौजूद होते हैं। कुछ लोग केवल मनोरंजन के लिए आए हैं, कुछ अपनी पसंदीदा टीम का समर्थन करने आए हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ कोच हैं और कुछ खिलाड़ी हैं। सभी एक ही मैच देख रहे हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य अलग है। खिलाड़ी जीतने के लिए खेल रहा है, कोच रणनीति बना रहा है, पत्रकार विश्लेषण कर रहा है और दर्शक केवल रोमांच का आनंद ले रहा है। मार्केट भी ऐसा ही है। सभी लोग एक ही प्राइस देख रहे होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की सोच, उद्देश्य और समय की अवधि अलग होती है। इसी कारण एक ही समय पर कोई बाई करता है और कोई सेल। यहीं से टाइम फ्रेम की वास्तविक शक्ति सामने आती है। हायर टाइम फ्रेम बड़े खिलाड़ियों की कहानी बताता है। मीडियम टाइम फ्रेम प्रोफेशनल्स की योजना दिखाता है। लोअर टाइम फ्रेम रिटेल ट्रेडर्स की भावनाएं दिखाता है। यदि कोई ट्रेडर केवल छोटे टाइम फ्रेम को देखकर निर्णय लेता है, तो वह केवल भीड़ की आवाज़ सुन रहा होता है। लेकिन यदि वह पहले हायर टाइम फ्रेम को समझता है, तो वह उन लोगों की दिशा समझ रहा होता है जिनके पास वास्तव में मार्केट को प्रभावित करने की क्षमता है। अंततः एक सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी विशेषता यह नहीं होती कि वह सबसे तेज एंट्री ले सकता है, बल्कि यह होती है कि वह ये पहचान सकता है कि वर्तमान समय में मार्केट पर किस वर्ग का नियंत्रण है। यदि किसी स्तर पर इंस्टीट्यूशन सक्रिय हैं, तो उस स्तर का महत्व बहुत अधिक होगा। यदि केवल रिटेल ट्रेडर्स खरीद रहे हैं और बड़े खिलाड़ी बेच रहे हैं, तो तेजी अधिक समय तक टिकने की संभावना कम होगी। इसलिए ट्रेडिंग का पहला नियम केवल यह नहीं है कि प्राइस कहाँ जा रहा है, बल्कि यह समझना है कि प्राइस को वहाँ कौन ले जा रहा है। जिस दिन कोई ट्रेडर यह समझ जाता है कि हर टाइम फ्रेम के पीछे अलग प्रकार के लोग, अलग प्रकार की पूंजी और अलग प्रकार की साइकोलॉजी काम करती है, उसी दिन वह केवल चार्ट देखने वाला व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि मार्केट को पढ़ने वाला विश्लेषक बनना शुरू कर देता है। चैप्टर 3, स्मार्ट मनी वीज रिटेल साइकोलॉजी। मार्केट की सबसे बड़ी लड़ाई। यदि किसी नए ट्रेडर से पूछा जाए कि मार्केट को कौन चलाता है, तो वह अक्सर जवाब देगा कि बायर्स और सेलर्स। यह उत्तर गलत नहीं है, लेकिन अधूरा है। वास्तविकता यह है कि मार्केट में सभी बायर्स और सेलर्स समान शक्ति नहीं रखते। कोई व्यक्ति 10 शेयर खरीदता है, कोई 100 शेयर, कोई 10,000 शेयर और कोई ऐसा भी होता है जो एक ही कंपनी के लाखों शेयर खरीद सकता है। इसलिए मार्केट में केवल खरीदने और बेचने वालों की लड़ाई नहीं होती, बल्कि पूंजी, कैपिटल, जानकारी, इन्फॉर्मेशन, धैर्य, पेशेंस और साइकोलॉजी की लड़ाई होती है। इसी लड़ाई के दो मुख्य पक्ष हैं, स्मार्ट मनी और रिटेल मनी। यदि आप ये समझ लें कि ये दोनों कैसे सोचते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और क्यों एक पक्ष लगातार जीतता है जबकि दूसरा अक्सर हारता है, तो आपकी ट्रेडिंग की सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि स्मार्ट मनी कोई एक व्यक्ति या एक कंपनी नहीं होती। स्मार्ट मनी उन सभी बड़े प्रतिभागियों का सामूहिक नाम है जिनके पास विशाल पूंजी, गहरी रिसर्च, उन्नत तकनीक और वर्षों का अनुभव होता है। इनमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स और बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स शामिल होते हैं। इनके पास केवल पैसा ही नहीं होता, बल्कि मार्केट को समझने की क्षमता भी होती है। वे जानते हैं कि भीड़ कब उत्साहित होगी, कब डरेगी और कब गलत निर्णय लेगी। दूसरी ओर रिटेल ट्रेडर्स सामान्य लोग होते हैं, जिनके पास सीमित पूंजी, सीमित जानकारी और अक्सर सीमित धैर्य होता है। यही अंतर मार्केट की पूरी साइकोलॉजी को जन्म देता है। रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह प्राइस को देखकर निर्णय लेता है, जबकि स्मार्ट मनी प्राइस के पीछे छिपे कारणों को देखकर निर्णय लेती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्टॉक की कीमत लगातार बढ़ रही हो, तो अधिकांश रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि यह एक अच्छा स्टॉक है और अब इसे खरीद लेना चाहिए। लेकिन स्मार्ट मनी यह नहीं देखती कि प्राइस कितना ऊपर गया है। वह ये देखती है कि प्राइस क्यों बढ़ा, किसने खरीदा, कितनी लिक्विडिटी उपलब्ध है, आगे कितनी डिमांड बची है और रिस्क रिवॉर्ड कैसा है।
इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि जिस समय रिटेल ट्रेडर्स बाई कर रहे होते हैं उसी समय स्मार्ट मनी धीरे धीरे अपनी पोजीशन बेच रही होती है। इस अंतर की जड़ साइकोलॉजी में है। रिटेल ट्रेडर का निर्णय अधिकतर भावनाओं पर आधारित होता है। जब मार्केट लगातार ऊपर जाता है तो उसके मन में लालच ग्रीड पैदा होता है। उसे लगता है कि यदि उसने अभी बाई नहीं किया तो वह बड़ा अवसर खो देगा। यही भावना फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट कहलाती है। फोमो इंसान के दिमाग की एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। जब हम देखते हैं कि दूसरे लोग पैसा कमा रहे हैं तो हमें भी उसी दिशा में भागने की इच्छा होती है। मार्केट में यही भावना लाखों लोगों को सबसे ऊंचे स्तर पर खरीदने के लिए मजबूर कर देती है। स्मार्ट मनी इस साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह समझती है। वह जानती है कि जब भीड़ सबसे अधिक उत्साहित होगी तब खरीदने वाले सबसे अधिक मिलेंगे। इसलिए वह अक्सर अपनी सेलिंग उसी समय शुरू करती है जब रिटेल ट्रेडर्स सबसे अधिक बाई कर रहे होते हैं। इसी प्रकार जब मार्केट तेजी से गिरता है तो रिटेल ट्रेडर्स के भीतर डर, फियर पैदा होता है। उन्हें लगता है कि यदि उन्होंने अभी सेल नहीं किया तो उनका पूरा पैसा डूब जाएगा। वे पैनिक में अपनी पोजीशन बंद कर देते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी इस समय बिल्कुल अलग सोचती है। यदि उन्हें लगता है कि कंपनी या इंडेक्स की वास्तविक वैल्यू अभी भी मजबूत है तो वे गिरते हुए प्राइस को डिस्काउंट की तरह देखते हैं। जहां रिटेल ट्रेडर नुकसान से बचने के लिए बेच रहा होता है वहीं स्मार्ट मनी उसी समय सस्ते दाम पर खरीदारी कर रही होती है। यही कारण है कि मार्केट में अक्सर सबसे बड़ी खरीदारी उस समय होती है जब समाचार सबसे अधिक नकारात्मक होते हैं। स्मार्ट मनी और रिटेल साइकोलॉजी का सबसे बड़ा अंतर समय टाइम होराइजन में होता है। रिटेल ट्रेडर अगले 5 मिनट या अगले 1 घंटे के बारे में सोचता है। स्मार्ट मनी अगले 6 महीने या अगले 2 वर्षों के बारे में सोचती है। रिटेल ट्रेडर एक लाल कैंडल देखकर घबरा जाता है। स्मार्ट मनी पूरी मार्केट स्ट्रक्चर देखकर निर्णय लेती है। रिटेल ट्रेडर हर ब्रेकआउट के पीछे भागता है। स्मार्ट मनी पहले लिक्विडिटी का इंतजार करती है और फिर सही समय पर प्रवेश करती है। यही कारण है कि दोनों एक ही चार्ट देखकर भी बिल्कुल अलग निर्णय लेते हैं। यदि मार्केट को एक विशाल शतरंज की बिसात माना जाए तो रिटेल ट्रेडर्स अक्सर केवल अगली चाल देखते हैं जबकि स्मार्ट मनी कई चालें पहले से सोच चुकी होती है। जब रिटेल ट्रेडर किसी ब्रेकआउट पर बाई करता है तो उसे लगता है कि उसने सही समय पर निर्णय लिया है। लेकिन कई बार वही ब्रेकआउट केवल एक जाल ट्रैप होता है। स्मार्ट मनी पहले प्राइस को रेजिस्टेंस के ऊपर ले जाती है। जैसे ही रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट देखकर बाई करते हैं उनकी खरीदारी से पर्याप्त लिक्विडिटी मिल जाती है। इसके बाद स्मार्ट मनी अपनी सेलिंग शुरू कर देती है और प्राइस वापस नीचे आ जाता है। इसे बुल ट्रैप कहा जाता है। इसी प्रकार बेयर ट्रैप भी बनाया जाता है जहां प्राइस सपोर्ट के नीचे जाता है, रिटेल ट्रेडर्स पैनिक में सेल करते हैं और फिर मार्केट अचानक ऊपर चला जाता है। ये समझना बहुत आवश्यक है कि स्मार्ट मनी का उद्देश्य रिटेल ट्रेडर्स को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। उसका उद्देश्य केवल अपने बड़े ऑर्डर्स को सबसे बेहतर कीमत पर एग्जीक्यूट करना होता है। यदि किसी इंस्टीट्यूशन को करोड़ों रुपये का स्टॉक खरीदना है तो उसे बेचने वाले चाहिए। यदि सभी लोग पहले से बाई कर चुके हों तो उसे कौन बेचेगा? इसलिए कई बार प्राइस को जानबूझकर नीचे लाया जाता है ताकि लोग डरकर सेल करें और इंस्टीट्यूशन आराम से खरीद सके। इसी प्रकार यदि किसी बड़े खिलाड़ी को अपनी होल्डिंग बेचनी हो तो उसे बायर्स चाहिए। इसलिए कई बार प्राइस को ऊपर ले जाया जाता है ताकि रिटेल ट्रेडर्स उत्साहित होकर बाई करें और इंस्टीट्यूशन अपनी पोजीशन आसानी से बेच सके। इस पूरी प्रक्रिया को समझे बिना केवल कैंडल देखकर ट्रेड करना अधूरी समझ है। रिटेल साइकोलॉजी का एक और महत्वपूर्ण पहलू कन्फर्मेशन बायस है। जब कोई ट्रेडर बाई कर लेता है तो उसके बाद वह केवल वही समाचार, वही विश्लेषण और वही चार्ट देखना चाहता है जो उसके निर्णय को सही साबित करें। यदि कोई नकारात्मक संकेत मिलता भी है तो वह उसे नज़रअंदाज कर देता है। इसी प्रकार यदि उसने सेल किया है तो वह केवल बेरिश न्यूज़ पर ध्यान देता है। उसका दिमाग निष्पक्ष विश्लेषण करना बंद कर देता है। स्मार्ट मनी इस मानसिक कमजोरी से बचने की कोशिश करती है। उसके निर्णय डेटा, रिसर्च और प्रोबेबिलिटी पर आधारित होते हैं, न कि अपनी इच्छा पर। लॉस अवर्जन भी रिटेल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी मानसिक कमजोरियों में से एक है। मनोविज्ञान के अनुसार किसी व्यक्ति को 100 रुपये का नुकसान होने का दुख 100 रुपये का लाभ मिलने की खुशी से कहीं अधिक महसूस होता है। इसी कारण रिटेल ट्रेडर्स अक्सर लॉस वाले ट्रेड्स को लंबे समय तक पकड़े रहते हैं और प्रॉफिट वाले ट्रेड्स को जल्दी बंद कर देते हैं। वे सोचते हैं कि नुकसान वाला ट्रेड वापस प्रॉफिट में आ जाएगा, लेकिन प्रॉफिट वाले ट्रेड में उन्हें डर लगता है कि कहीं प्रॉफिट वापस न चला जाए। परिणाम ये होता है कि उनका एवरेज लॉस एवरेज प्रॉफिट से बड़ा हो जाता है। स्मार्ट मनी इसके विपरीत काम करती है। वह छोटे नुकसान को जल्दी स्वीकार करती है और बड़े प्रॉफिट को बढ़ने देती है। टाइम फ्रेम भी स्मार्ट मनी और रिटेल साइकोलॉजी के अंतर को स्पष्ट करता है। यदि डेली चार्ट बुलिश हो और 5 मिनट चार्ट पर हल्की गिरावट आए तो रिटेल ट्रेडर इसे ट्रेंड रिवर्सल मान सकता है। लेकिन स्मार्ट मनी इसे केवल पुलबैक समझती है। क्योंकि वह बड़े टाइम फ्रेम को देख रही होती है, इसलिए वह छोटे उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती।
यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं कि ट्रेंड हायर टाइम फ्रेम तय करता है, एंट्री लोअर टाइम फ्रेम देता है। जो ट्रेडर केवल लोअर टाइम फ्रेम देखते हैं वे अक्सर बड़े खिलाड़ियों की दिशा के विरुद्ध ट्रेड कर बैठते हैं। सोशल मीडिया और न्यूज़ भी रिटेल साइकोलॉजी को बहुत प्रभावित करते हैं। जब कोई स्टॉक लगातार बढ़ता है तो उसके बारे में यूट्यूब वीडियोस, टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस और न्यूज़ रिपोर्ट्स की बाढ़ आ जाती है। रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि अब यह अवसर सभी को दिखाई दे रहा है, इसलिए अभी बाई करना चाहिए। लेकिन अक्सर यह वही समय होता है जब स्मार्ट मनी धीरे धीरे बाहर निकल रही होती है। इसी प्रकार जब कोई स्टॉक लगातार गिरता है तो नकारात्मक समाचार बढ़ जाते हैं और रिटेल ट्रेडर्स डरकर सेल कर देते हैं। लेकिन कई बार उसी समय स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन शुरू कर देती है। इसलिए कहा जाता है कि न्यूज़ अक्सर प्राइस के बाद आती है, प्राइस न्यूज़ के बाद नहीं। यदि हम स्मार्ट मनी और रिटेल साइकोलॉजी के पूरे अंतर को एक वाक्य में समझना चाहें तो कहा जा सकता है कि रिटेल ट्रेडर प्राइस का पीछा करता है जबकि स्मार्ट मनी वैल्यू का पीछा करती है। रिटेल ट्रेडर भावनाओं से निर्णय लेता है जबकि स्मार्ट मनी प्रोबेबिलिटी से निर्णय लेती है। रिटेल ट्रेडर भीड़ का हिस्सा बनता है जबकि स्मार्ट मनी भीड़ के व्यवहार का अध्ययन करती है। यही कारण है कि दोनों की सफलता का स्तर अलग होता है। अंततः एक सफल ट्रेडर बनने का अर्थ स्मार्ट मनी बन जाना नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास अरबों रुपये नहीं हो सकते। लेकिन हर व्यक्ति स्मार्ट मनी की तरह सोचना सीख सकता है। इसका अर्थ है कि निर्णय लेने से पहले बड़े टाइम फ्रेम को देखना, भीड़ की भावनाओं से प्रभावित न होना, फोमो से बचना, पैनिक सेलिंग से बचना, केवल इसलिए ट्रेड न करना क्योंकि सभी लोग कर रहे हैं, और हर निर्णय को रिस्क तथा प्रोबेबिलिटी के आधार पर लेना। जिस दिन कोई ट्रेडर यह समझ जाता है कि मार्केट केवल प्राइस का खेल नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं का प्रतिबिंब है, उसी दिन उसकी सोच बदलने लगती है। और जब उसकी सोच बदलती है तभी उसकी ट्रेडिंग बदलती है। यही स्मार्ट मनी साइकोलॉजी का वास्तविक सार है। चैप्टर 4, मार्केट स्ट्रक्चर और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स का रिलेशनशिप। मार्केट की भाषा को पढ़ने की कला। यदि ट्रेडिंग को एक भाषा माना जाए तो मार्केट स्ट्रक्चर उसकी व्याकरण ग्रामर है। जिस प्रकार किसी भाषा को समझने के लिए केवल शब्द याद कर लेना पर्याप्त नहीं होता, उसी प्रकार ट्रेडिंग में केवल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इंडिकेटर्स या सपोर्ट रेजिस्टेंस याद कर लेना सफलता की गारंटी नहीं है। जब तक कोई ट्रेडर मार्केट स्ट्रक्चर को नहीं समझता तब तक वह केवल चार्ट को देख रहा होता है, पढ़ नहीं रहा होता। मार्केट स्ट्रक्चर हमें यह बताता है कि मार्केट इस समय क्या सोच रहा है, किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, कहाँ ताकत मौजूद है, कहाँ कमजोरी है और किस टाइम फ्रेम पर किस समूह का नियंत्रण है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर कहते हैं कि प्राइस कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन प्राइस को सही तरीके से पढ़ना आना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर का सबसे सरल अर्थ है कि प्राइस किस प्रकार आगे बढ़ रहा है। यदि प्राइस लगातार हायर हाई HH और हायर लो HL बना रहा है तो मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में माना जाता है। यदि प्राइस लगातार लोअर हाई LH और लोअर लो L बना रहा है तो मार्केट बेरिश स्ट्रक्चर में होता है। और यदि प्राइस लंबे समय तक एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे हो रहा है तो उसे रेंज या साइडवेज स्ट्रक्चर कहा जाता है। पहली नज़र में ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन वास्तविकता में यही पूरी मार्केट की रीढ़ है। लगभग हर प्रोफेशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, चाहे वह प्राइस एक्शन हो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हो, वाइकॉफ मेथड हो, ICT हो या डाउ थियरी, किसी न किसी रूप में मार्केट स्ट्रक्चर पर ही आधारित होती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि डेली चार्ट बुलिश हो और 15 मिनट चार्ट बेरिश दिखाई दे तो मार्केट वास्तव में किस दिशा में है? यही वह स्थान है जहाँ अधिकांश नए ट्रेडर भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि अलग अलग टाइम फ्रेम्स एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वे विरोध नहीं कर रहे बल्कि एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय दिखा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल पेड़ को देख रहे हैं। यदि आप उसकी सबसे ऊपरी शाखा पर बैठे पक्षी को देखें तो वह लगातार इधर उधर उड़ता दिखाई देगा। यदि आप पूरी शाखा देखें तो उसकी हलचल अलग होगी। यदि आप पूरा पेड़ देखें तो वह स्थिर दिखाई देगा। और यदि आप पूरा जंगल देखें तो आपको समझ आएगा कि वह पेड़ पूरे जंगल का केवल एक छोटा हिस्सा है। मार्केट भी बिल्कुल ऐसा ही है। 1 मिनट चार्ट एक पत्ती की तरह है, 5 मिनट एक शाखा की तरह, 1 आवर पूरा पेड़ और वीकली पूरा जंगल। यदि कोई केवल पत्ती देखकर पूरे जंगल का मौसम बताने की कोशिश करे तो उसका निष्कर्ष गलत होगा। यही कारण है कि हायर टाइम फ्रेम हमेशा अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हायर टाइम फ्रेम पर बनने वाला स्ट्रक्चर छोटे टाइम फ्रेम्स के लिए दिशा निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए यदि वीकली और डेली दोनों बुलिश हैं तो 15 मिनट पर आने वाली गिरावट अक्सर केवल एक पुलबैक होती है, ट्रेंड रिवर्सल नहीं। लेकिन नया ट्रेडर उसी पुलबैक को देखकर सोचता है कि अब बेयर मार्केट शुरू हो गया है। वह सेल कर देता है। कुछ समय बाद डेली ट्रेंड फिर सक्रिय होता है और मार्केट ऊपर चला जाता है। रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर उसी गिरावट को खरीदने का अवसर मानता है। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि मार्केट कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता।
यदि बुलिश ट्रेंड में भी प्राइस केवल ऊपर ही जाता रहे तो कोई भी बायर नहीं बचेगा और मार्केट रुक जाएगा। इसलिए हर ट्रेंड के भीतर पुलबैक्स, करेक्शंस और कंसोलिडेशन आते हैं। यही मार्केट की प्राकृतिक सांस लेने की प्रक्रिया है। जैसे इंसान लगातार सांस अंदर नहीं ले सकता, वैसे ही मार्केट भी लगातार ऊपर या नीचे नहीं जा सकता। उसे बीच बीच में रुकना, संतुलन बनाना और लिक्विडिटी इकट्ठा करना पड़ता है। छोटे टाइम फ्रेम पर यही सामान्य करेक्शन कई बार ट्रेंड चेंज जैसी दिखाई देती है। यही डिफरेंट टाइम फ्रेम्स का संबंध समझना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रत्येक हायर टाइम फ्रेम अपने अंदर कई छोटे टाइम फ्रेम्स को समाहित करता है। उदाहरण के लिए एक डेली कैंडल 24 एक घंटे की कैंडल से बनी होती है। एक वीकली कैंडल 5 डेली कैंडल से मिलकर बनती है। इसका अर्थ है कि छोटे टाइम फ्रेम पर जो कुछ भी हो रहा है वह अंततः हायर टाइम फ्रेम की कैंडल का हिस्सा बन जाएगा। इसलिए यदि डेली ट्रेंड बहुत मजबूत है तो 5 मिनट की अस्थायी कमजोरी उसके सामने अधिक प्रभावशाली नहीं होती। छोटे टाइम फ्रेम केवल ये बताते हैं कि बड़े ट्रेंड के भीतर प्राइस इस समय किस चरण में है। मार्केट स्ट्रक्चर का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है ट्रेंड और काउंटर ट्रेंड। अधिकांश नए ट्रेडर यह नहीं समझते कि हर छोटी गिरावट डाउन ट्रेंड नहीं होती और हर छोटी तेजी अप ट्रेंड नहीं होती। यदि डेली चार्ट बुलिश है तो 15 मिनट का डाउन ट्रेंड केवल डेली अप ट्रेंड के भीतर एक करेक्शन हो सकता है। इसे काउंटर ट्रेंड मूव कहा जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले ये पहचानते हैं कि वे किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं और फिर उसी के अनुसार ट्रेंड को परिभाषित करते हैं। यदि आपका उद्देश्य स्विंग ट्रेडिंग है तो डेली ट्रेंड आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 5 मिनट स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन फिर भी हायर टाइम फ्रेम की दिशा को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मार्केट स्ट्रक्चर केवल ट्रेंड नहीं बताता, बल्कि यह भी बताता है कि मार्केट किस चरण में है। किसी भी बड़े ट्रेंड की शुरुआत अचानक नहीं होती। पहले एक्यूमुलेशन होती है, फिर ट्रेंड शुरू होता है, फिर मोमेंटम आता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है और अंत में रिवर्सल आता है। ये पूरा चक्र बार बार दोहराया जाता है, लेकिन अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर यह चक्र अलग गति से चलता है। मंथली चार्ट पर यह प्रक्रिया वर्षों तक चल सकती है, जबकि 15 मिनट चार्ट पर यही चक्र कुछ घंटों में पूरा हो सकता है। इसलिए यदि कोई ट्रेडर केवल छोटे टाइम फ्रेम को देखकर बड़े निष्कर्ष निकालता है तो वह अक्सर भ्रमित हो जाता है। यहीं पर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की वास्तविक आवश्यकता सामने आती है। मान लीजिए किसी स्टॉक का वीकली चार्ट स्पष्ट रूप से बुलिश है। डेली चार्ट पर हल्का पुल बैक चल रहा है, 4 आवर चार्ट पर सपोर्ट बन रहा है और 15 मिनट चार्ट पर बुलिश रिवर्सल पैटर्न दिखाई देता है। अब इन सभी टाइम फ्रेम्स को जोड़कर देखने पर एक स्पष्ट कहानी बनती है। वीकली दिशा दे रहा है, डेली करेक्शन दिखा रहा है, 4 आवर सेटअप बना रहा है और 15 मिनट एंट्री दे रहा है। यदि कोई केवल 15 मिनट चार्ट देखेगा तो उसे केवल एक छोटी तेजी दिखाई देगी, लेकिन जिसने सभी टाइम फ्रेम्स को जोड़ा वह समझ जाएगा कि यह तेजी बड़े बुलिश ट्रेंड का हिस्सा है। इसके विपरीत यदि वीकली और डेली दोनों बेयरिश हों, लेकिन 5 मिनट चार्ट पर अचानक तेजी आ जाए तो रिटेल ट्रेडर उत्साहित होकर बाई कर सकता है। उसे लगेगा कि मार्केट पलट गया है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर पहले हायर टाइम फ्रेम देखेगा। यदि वहां अभी भी लोअर हाई और लोअर लो बने हुए हैं तो वह समझ जाएगा कि यह केवल रिलीफ रैली है, वास्तविक ट्रेंड चेंज नहीं। इसलिए वह या तो बाय नहीं करेगा या केवल बहुत छोटे टारगेट के लिए करेगा। मार्केट स्ट्रक्चर का एक गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। जब मार्केट लगातार हाया हाई बना रहा होता है तो बायर्स का आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। हर नई हाई उन्हें विश्वास दिलाती है कि ट्रेंड अभी भी मजबूत है। दूसरी ओर सेलर्स धीरे धीरे हार मानने लगते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब मार्केट नई हाई तो बना देता है, लेकिन उसके बाद बायर्स में पहले जैसी ताकत नहीं रहती। यही डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत होती है। रिटेल ट्रेडर्स को अभी भी लगता है कि तेजी जारी रहेगी, जबकि स्मार्ट मनी धीरे धीरे अपनी पोजीशन कम कर रही होती है। इसी प्रकार डाउन ट्रेंड के अंत में रिटेल ट्रेडर्स पूरी तरह निराश हो जाते हैं और सेलिंग बढ़ जाती है, जबकि स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन शुरू कर देती है। इसलिए मार्केट स्ट्रक्चर केवल प्राइस की दिशा नहीं दिखाता, बल्कि यह भी बताता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स की साइकोलॉजी किस दिशा में बदल रही है। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि स्ट्रक्चर हमेशा इंडिकेटर से पहले बदलता है। अधिकांश इंडिकेटर्स पुराने प्राइस डेटा पर आधारित होते हैं, इसलिए वे ट्रेंड चेंज की पुष्टि बाद में करते हैं। लेकिन यदि कोई ट्रेडर केवल मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ना सीख जाए तो वह कई बार इंडिकेटर से पहले ही समझ सकता है कि मार्केट की दिशा बदल रही है। यही कारण है कि अनुभवी प्राइस एक्शन ट्रेडर्स अक्सर इंडिकेटर्स की बजाय स्ट्रक्चर पर अधिक भरोसा करते हैं। अंततः मार्केट स्ट्रक्चर को समझने का अर्थ केवल ये जानना नहीं है कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे। इसका वास्तविक अर्थ यह समझना है कि प्राइस क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों रुक रहा है, क्यों वापस आ रहा है और किस टाइम फ्रेम पर यह बदलाव वास्तव में महत्वपूर्ण है। जब कोई ट्रेडर अलग अलग टाइम फ्रेम्स को अलग अलग चार्ट की तरह नहीं, बल्कि एक ही कहानी के जुड़े हुए अध्यायों की तरह देखना शुरू करता है, तब उसका विश्लेषण गहराई प्राप्त करता है।
वह केवल कैंडल्स नहीं देखता, बल्कि उनके पीछे छिपी मार्केट साइकोलॉजी, कैपिटल फ्लो और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझने लगता है। यही वह कौशल है जो एक साधारण चार्ट व्यूअर को एक वास्तविक मार्केट रीडर में बदल देता है। चैप्टर 5, लिक्विडिटी, स्टॉप हंट और मार्केट मैनिपुलेशन। स्मार्ट मनी वास्तव में कैसे काम करती है? यदि ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे अधिक गलत समझा जाने वाला कोई विषय है तो वह लिक्विडिटी है। अधिकांश नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि मार्केट केवल डिमांड और सप्लाई के कारण ऊपर नीचे होता है। ये बात सही है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है। वास्तविकता यह है कि हर बड़ा प्राइस मूवमेंट लिक्विडिटी के बिना संभव ही नहीं है। मार्केट में चाहे कोई रिटेल ट्रेडर हो या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन, हर ऑर्डर को एग्जीक्यूट होने के लिए दूसरी तरफ एक ऑर्डर चाहिए। यदि कोई खरीदना चाहता है तो कोई बेचने वाला भी होना चाहिए। यदि कोई बेचना चाहता है तो कोई खरीदने वाला भी होना चाहिए। यही सिद्धांत लिक्विडिटी कहलाता है। जब तक कोई ट्रेडर लिक्विडिटी की साइकोलॉजी को नहीं समझता, तब तक उसे मार्केट कई बार मैनिपुलेटेड या रैंडम दिखाई देगा। लेकिन जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ती है, वह देखना शुरू करता है कि अधिकांश बड़े मूवमेंट्स के पीछे एक स्पष्ट उद्देश्य होता है: लिक्विडिटी को इकट्ठा करना और बड़े ऑर्डर्स को बेहतर कीमत पर एग्जीक्यूट करना। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स या स्मार्ट मनी के पास इतनी बड़ी पूंजी होती है कि वे एक क्लिक में अपनी पूरी पोजीशन नहीं खरीद सकते। मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूशन को किसी स्टॉक में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करना है। यदि वह अचानक मार्केट ऑर्डर डाल दे तो प्राइस तेजी से ऊपर भाग जाएगा, क्योंकि सेलर्स की संख्या सीमित होगी। परिणाम ये होगा कि उसे हर अगले शेयर के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए स्मार्ट मनी कभी भी जल्दबाजी में खरीदारी नहीं करती। वह पहले ऐसे स्थान खोजती है जहां बड़ी मात्रा में सेल ऑर्डर्स मौजूद हों। इसी प्रकार यदि उसे अपनी बड़ी पोजीशन बेचनी हो तो उसे बड़ी संख्या में बायर्स चाहिए। इसलिए उसका पहला उद्देश्य हमेशा लिक्विडिटी ढूंढना होता है, न कि केवल प्राइस को ऊपर या नीचे ले जाना। यहीं से स्टॉप लॉस की साइकोलॉजी शुरू होती है। लगभग हर रिटेल ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत में ये सीखता है कि सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ये रिस्क मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से सही सलाह है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब लाखों लोग एक ही स्थान पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्टॉक का स्पष्ट सपोर्ट 100 रुपीज़ पर है, तो अधिकांश रिटेल ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस 99 रुपीज़ या 98 रुपये पर रखेंगे। इसका अर्थ है कि 100 रुपये के नीचे अचानक बहुत बड़ी संख्या में सेल ऑर्डर्स मौजूद हैं। स्मार्ट मनी के लिए यही स्थान सबसे मूल्यवान लिक्विडिटी जोन बन जाता है। कल्पना कीजिए कि मार्केट कई दिनों से 100 रुपये के सपोर्ट पर टिक रहा है। रिटेल ट्रेडर्स का आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। वे सोचते हैं कि यह सपोर्ट बहुत मजबूत है। वे बाई करते हैं और अपना स्टॉप लॉस उसी सपोर्ट के नीचे रखते हैं। अब स्मार्ट मनी के सामने एक अवसर है। यदि वह प्राइस को थोड़ी देर के लिए 100 रुपये के नीचे धकेल दे तो हजारों स्टॉप लॉस एक साथ ट्रिगर हो जाएंगे। स्टॉप लॉस ट्रिगर होते ही वे मार्केट सेल ऑर्डर्स में बदल जाते हैं। अचानक बहुत बड़ी मात्रा में सेलिंग आ जाती है। यही सेलिंग स्मार्ट मनी के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। वह उन सभी शेयर्स को कम कीमत पर खरीद लेती है। कुछ समय बाद जब सेलिंग समाप्त हो जाती है तो प्राइस फिर से ऊपर चला जाता है। रिटेल ट्रेडर को लगता है कि उसका स्टॉप लॉस शिकार हो गया। वास्तव में उसका स्टॉप लॉस किसी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि लिक्विडिटी की आवश्यकता ने ट्रिगर कराया। इसी प्रक्रिया को सामान्य भाषा में स्टॉप हंट कहा जाता है। ये शब्द सुनकर कई नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि कोई बड़ी संस्था जानबूझकर उनके छोटे से अकाउंट का स्टॉप लॉस हिट कर रही है। ये धारणा पूरी तरह सही नहीं है। स्मार्ट मनी का उद्देश्य किसी छोटे रिटेल ट्रेडर को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। उसका उद्देश्य केवल अपने बड़े ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना होता है। यदि लाखों रिटेल ट्रेडर्स एक ही स्थान पर अपने ऑर्डर्स रखते हैं तो वह स्थान स्वाभाविक रूप से लिक्विडिटी का केंद्र बन जाता है। इसलिए स्टॉप हंट किसी व्यक्तिगत ट्रेडर के विरुद्ध नहीं, बल्कि भीड़ की सामूहिक साइकोलॉजी का परिणाम होता है। लिक्विडिटी केवल स्टॉप लॉस तक सीमित नहीं होती। मार्केट में लिक्विडिटी वहां भी होती है जहां लोगों ने ब्रेकआउट की उम्मीद लगा रखी होती है। उदाहरण के लिए, किसी स्टॉक का रेजिस्टेंस 500 रुपीज़ पर है। महीनों से प्राइस उस स्तर को पार नहीं कर पाया। धीरे धीरे सभी रिटेल ट्रेडर्स इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि यदि 500 रुपये टूट गया तो स्टॉक बहुत ऊपर जाएगा। वे बाई स्टॉप ऑर्डर्स 501 रुपया, 502 रुपये या 503 रुपये पर लगाने लगते हैं। अब 500 रुपये के ऊपर भी बड़ी मात्रा में बाय ऑर्डर्स मौजूद हैं। स्मार्ट मनी इस स्थिति को देखती है। कई बार वह प्राइस को थोड़ी देर के लिए 500 रुपये के ऊपर ले जाती है। जैसे ही ब्रेकआउट ट्रेडर्स बाई करते हैं, पर्याप्त लिक्विडिटी उपलब्ध हो जाती है। इसके बाद स्मार्ट मनी अपनी सेलिंग शुरू करती है और प्राइस वापस 500 रुपये के नीचे आ जाता है। रिटेल ट्रेडर्स इसे असली ब्रेकआउट समझकर फंस जाते हैं। इस स्थिति को बुल ट्रैप कहा जाता है। इसी प्रकार यदि कोई महत्वपूर्ण सपोर्ट टूटता है तो रिटेल ट्रेडर्स पैनिक में सेल करने लगते हैं।
लेकिन यदि हायर टाइम फ्रेम अभी भी बुलिश हो तो स्मार्ट मनी उसी पैनिक सेलिंग को खरीद लेती है। कुछ समय बाद मार्केट वापस ऊपर चला जाता है। इसे बेयर ट्रैप कहा जाता है। इन दोनों परिस्थितियों में एक बात समान होती है, भीड़ भावनाओं के आधार पर निर्णय लेती है जबकि स्मार्ट मनी लिक्विडिटी के आधार पर निर्णय लेती है। मार्केट मैनिपुलेशन शब्द भी अक्सर गलत समझा जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि मार्केट पूरी तरह मैनिपुलेटेड है और प्राइस जहां चाहे वहां ले जाया जाता है। वास्तविकता इससे अधिक जटिल है। बड़े फाइनेंशियल मार्केट्स जैसे इंडेक्स फ्यूचर्स, फॉरेक्स या बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक्स को कोई एक संस्था अपनी इच्छा से लंबे समय तक नियंत्रित नहीं कर सकती। लेकिन छोटे समय के लिए विशेष परिस्थितियों में लिक्विडिटी की खोज के कारण प्राइस उन स्तरों तक जा सकता है जहां अधिकांश लोगों के ऑर्डर्स मौजूद हों। इसलिए कई बार जो रिटेल ट्रेडर को मैनिपुलेशन लगता है वह वास्तव में लिक्विडिटी कलेक्शन की सामान्य प्रक्रिया होती है। यदि हम मार्केट को एक विशाल नीलामी ऑक्शन माने तो लिक्विडिटी की भूमिका और स्पष्ट हो जाती है। किसी नीलामी में यदि बहुत कम बायर्स हों तो सेलर को कम कीमत स्वीकार करनी पड़ती है। यदि बहुत अधिक बायर्स हों तो सेलर को बेहतर कीमत मिलती है। इसी प्रकार यदि स्मार्ट मनी को बड़ी मात्रा में शेयर्स बेचने हैं तो उसे बायर्स चाहिए। इसलिए कई बार वह प्राइस को इस प्रकार ऊपर ले जाती है कि रिटेल ट्रेडर्स उत्साहित होकर बाई करें। जब पर्याप्त बायर्स मिल जाते हैं तब सेलिंग शुरू होती है। इसके विपरीत यदि उसे बड़ी मात्रा में खरीदना हो तो उसे सेलर्स चाहिए। इसलिए कई बार मार्केट में डर का माहौल बनता है, सपोर्ट टूटता हुआ दिखाई देता है और रिटेल ट्रेडर्स पैनिक में सेल कर देते हैं। यही सेलिंग बड़े खिलाड़ियों के लिए अवसर बन जाती है। लिक्विडिटी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अक्सर सभी को दिखाई देने वाले लेवल्स पर जमा होती है। जितना स्पष्ट कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा उतनी अधिक संभावना होगी कि वहां बड़ी संख्या में स्टॉप लॉस, पेंडिंग ऑर्डर्स और ब्रेकआउट ऑर्डर्स मौजूद होंगे। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स केवल यह नहीं देखते कि सपोर्ट कहां है, बल्कि यह भी सोचते हैं कि उस सपोर्ट के आसपास बाकी ट्रेडर्स क्या सोच रहे होंगे। यदि सभी लोग एक ही दिशा में सोच रहे हैं तो स्मार्ट मनी के लिए वही स्थान सबसे आकर्षक बन जाता है। टाइम फ्रेम भी लिक्विडिटी को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हायर टाइम फ्रेम पर बने हाइज और लोज अधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वहां अधिक पूंजी और अधिक पार्टिसिपेंट्स शामिल होते हैं। इसलिए वीकली या डेली स्विंग हाई के ऊपर मौजूद लिक्विडिटी 5 मिनट स्विंग हाई की तुलना में अधिक शक्तिशाली मानी जाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी पहचानते हैं और फिर लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री खोजते हैं। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर इसका उल्टा करते हैं। वे केवल छोटे टाइम फ्रेम पर बने छोटे लेवल्स को देखकर ट्रेड लेते हैं और हायर टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी जोन्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। लिक्विडिटी के साथ सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक तत्व है भीड़ का व्यवहार, हर्ड मेंटालिटी। इंसान स्वभाव से समूह का अनुसरण करता है। यदि हजारों लोग किसी दिशा में जा रहे हों तो अधिकांश लोग बिना अधिक सोचे उसी दिशा में चल पड़ते हैं। यही प्रवृत्ति मार्केट में भी दिखाई देती है। जब प्राइस तेजी से बढ़ता है तो अधिक लोग बाई करते हैं। जब तेजी से गिरता है तो अधिक लोग सेल करते हैं। स्मार्ट मनी इस मानवीय प्रवृत्ति को समझती है। वह जानती है कि भीड़ किस परिस्थिति में उत्साहित होगी और किस परिस्थिति में डर जाएगी। इसलिए वह अक्सर उन्हीं स्थानों पर सक्रिय होती है जहां भावनाएं सबसे अधिक होती हैं। ये भी समझना आवश्यक है कि हर लिक्विडिटी ग्रैब के बाद ट्रेंड नहीं बदलता। कई बार लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट उसी दिशा में आगे बढ़ता है जिस दिशा में पहले से चल रहा था। उदाहरण के लिए यदि डेली ट्रेंड बुलिश है और मार्केट पहले नीचे जाकर सपोर्ट के नीचे की लिक्विडिटी लेता है तो उसके बाद तेजी से ऊपर जा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर स्टॉप हंट के बाद हमेशा बड़ा ट्रेंड बनेगा। इसलिए केवल लिक्विडिटी देखना पर्याप्त नहीं है, उसे मार्केट स्ट्रक्चर, हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड और रिस्क मैनेजमेंट के साथ जोड़कर देखना आवश्यक है। अंततः एक सफल ट्रेडर की सोच यह नहीं होती कि मार्केट मेरे स्टॉप लॉस के पीछे आया है, बल्कि उसकी सोच ये होती है कि जहां भीड़ के ऑर्डर्स होंगे वहीं लिक्विडिटी होगी और जहां लिक्विडिटी होगी वहां स्मार्ट मनी की रुचि होने की संभावना अधिक होगी। यही सोच रिटेल साइकोलॉजी और प्रोफेशनल साइकोलॉजी के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। रिटेल ट्रेडर प्राइस को देखकर प्रतिक्रिया देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर पहले ये समझने की कोशिश करता है कि प्राइस वहां क्यों गया। जब कोई ट्रेडर ये समझने लगता है कि मार्केट का उद्देश्य केवल ऊपर या नीचे जाना नहीं बल्कि ऑर्डर फ्लो और लिक्विडिटी को संतुलित करना भी है, तब उसके लिए चार्ट का हर मूवमेंट एक नया अर्थ लेने लगता है। वह हर ब्रेकआउट के पीछे भागना बंद कर देता है, हर ब्रेकडाउन से डरना छोड़ देता है और मार्केट को भावनाओं की बजाय संरचना, लिक्विडिटी और प्रोबेबिलिटी के दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देता है। यही वह परिवर्तन है जो एक सामान्य ट्रेडर को धीरे धीरे एक परिपक्व मार्केट एनालिस्ट में बदल देता है। चैप्टर 6 मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को कैसे पढ़ता है। यदि ट्रेडिंग की पूरी दुनिया में केवल एक ऐसी स्किल चुननी हो जो किसी साधारण रिटेल ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती हो तो वह है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, MTFA। अधिकांश नए ट्रेडर्स चार्ट खोलते ही सबसे पहले एंट्री ढूंढना शुरू कर देते हैं।
वे यह नहीं सोचते कि मार्केट की बड़ी तस्वीर क्या है, किस दिशा में कैपिटल फ्लो हो रहा है, बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं और जिस ट्रेड को वे लेने जा रहे हैं वह हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के साथ है या उसके विरुद्ध। यही कारण है कि वे कई बार सही एंट्री लेने के बावजूद गलत दिशा में ट्रेड कर बैठते हैं। दूसरी ओर प्रोफेशनल ट्रेडर्स की सोच बिल्कुल अलग होती है। वे कभी भी एंट्री से शुरुआत नहीं करते, वे हमेशा कॉन्टेक्स्ट से शुरुआत करते हैं। उनके लिए सबसे पहले ये समझना आवश्यक होता है कि मार्केट इस समय कौन सी कहानी सुना रहा है। एंट्री उस कहानी का अंतिम भाग होती है, पहला नहीं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का मूल सिद्धांत बहुत सरल है, लेकिन उसकी गहराई असाधारण है। इसका अर्थ है कि किसी एक टाइम फ्रेम को देखकर निर्णय लेने के बजाय अलग अलग टाइम फ्रेम्स को जोड़कर मार्केट की पूरी तस्वीर समझी जाए। हर टाइम फ्रेम अलग जानकारी देता है। हायर टाइम फ्रेम दिशा बताता है, मीडियम टाइम फ्रेम अवसर दिखाता है और लोअर टाइम फ्रेम एंट्री देता है। यदि इनमें से कोई एक भी भाग छूट जाए तो विश्लेषण अधूरा रह जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी शहर का नक्शा देखने के लिए सैटेलाइट व्यू, रोड मैप और स्ट्रीट व्यू तीनों की आवश्यकता होती है। केवल स्ट्रीट व्यू देखकर पूरा शहर नहीं समझा जा सकता। मान लीजिए आप एक लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं। यदि आपको केवल ये पता हो कि अगले 100 मीटर पर मोड़ है, लेकिन यह न पता हो कि आपका अंतिम गंतव्य किस दिशा में है, तो आप रास्ता भटक सकते हैं। दूसरी ओर यदि आपको केवल अंतिम गंतव्य पता हो, लेकिन रास्ते के मोड़ों की जानकारी न हो, तो भी यात्रा कठिन हो जाएगी। ट्रेडिंग में हायर टाइम फ्रेम आपका अंतिम गंतव्य बताता है, जबकि लोअर टाइम फ्रेम रास्ते के मोड़ दिखाता है। सफल ट्रेडर दोनों को साथ लेकर चलता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स की पहली आदत यह होती है कि वे हमेशा सबसे बड़े टाइम फ्रेम से शुरुआत करते हैं। यदि वे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वे पहले मंथली और वीकली चार्ट देखते हैं। यदि वे इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तब भी वे डेली चार्ट अवश्य देखते हैं। इसका कारण यह है कि हायर टाइम फ्रेम मार्केट का बैकग्राउंड तैयार करता है। यदि वीकली चार्ट कई महीनों से हायर हाई और हायर लो बना रहा है तो इसका अर्थ है कि बड़े बायर्स अभी भी नियंत्रण में हैं। अब यदि डेली चार्ट पर हल्की गिरावट आती है तो प्रोफेशनल ट्रेडर उसे ट्रेंड रिवर्सल नहीं मानता। वह समझता है कि यह केवल पुलबैक हो सकता है। यही वह स्थान है जहां अधिकांश रिटेल ट्रेडर्स गलती कर बैठते हैं। वे पुलबैक को ट्रेंड चेंज समझ लेते हैं। हायर टाइम फ्रेम देखने के बाद अगला चरण होता है मीडियम टाइम फ्रेम का विश्लेषण। यदि डेली चार्ट बुलिश है तो 4 आवर चार्ट ये बताएगा कि उस बुलिश ट्रेंड के भीतर मार्केट अभी किस अवस्था में है। क्या पुलबैक समाप्त हो रहा है? क्या कंसोलिडेशन चल रही है? क्या मोमेंटम वापस आ रहा है? क्या किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट पर बायर्स सक्रिय हो रहे हैं? मीडियम टाइम फ्रेम वह पुल है जो हायर टाइम फ्रेम की दिशा को लोअर टाइम फ्रेम की एंट्री से जोड़ता है। यदि यह चरण छोड़ दिया जाए तो ट्रेडर या तो बहुत जल्दी एंट्री ले लेता है या बहुत देर से। इसके बाद आता है लोअर टाइम फ्रेम। अधिकांश नए ट्रेडर्स यहीं से शुरुआत करते हैं, जबकि प्रोफेशनल्स यहीं पर अपनी प्रक्रिया समाप्त करते हैं। जब हायर टाइम फ्रेम दिशा दे चुका हो और मीडियम टाइम फ्रेम सेटअप दिखा चुका हो, तभी लोअर टाइम फ्रेम का उपयोग किया जाता है। अब ट्रेडर 15 मिनट, 5 मिनट या 1 मिनट चार्ट पर यह देखता है कि एंट्री का सबसे सुरक्षित स्थान कहां है। यहां वह कंफर्मेशन, प्राइस एक्शन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वॉल्यूम या अन्य तकनीकी संकेतों का उपयोग कर सकता है। लेकिन अब उसकी एंट्री एक अकेले सिग्नल पर आधारित नहीं होती। उसके पीछे हायर टाइम फ्रेम का पूरा कॉन्टेक्स्ट होता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल एंट्रीज देखने में बहुत साधारण लगती हैं, लेकिन उनके पीछे गहरी तैयारी होती है। एक महत्वपूर्ण बात यह समझनी चाहिए कि हर टाइम फ्रेम का अपना एक उद्देश्य होता है। यदि आप डेली चार्ट से एंट्री लेना चाहेंगे तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। यदि आप केवल 1 मिनट चार्ट से ट्रेंड पहचानने की कोशिश करेंगे तो आप नॉइस में फंस जाएंगे। इसलिए प्रत्येक टाइम फ्रेम को उसके सही कार्य के लिए उपयोग करना आवश्यक है। हायर टाइम फ्रेम का कार्य है डायरेक्शन देना, मीडियम टाइम फ्रेम का कार्य है स्ट्रक्चर और सेटअप दिखाना, लोअर टाइम फ्रेम का कार्य है प्रेसिजन एंट्री देना। जब कोई ट्रेडर इन तीनों भूमिकाओं को मिला देता है तब उसकी डिसीजन मेकिंग कमजोर होने लगती है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह फॉल्स सिग्नल्स को कम कर देता है। उदाहरण के लिए 5 मिनट चार्ट पर एक बुलिश ब्रेकआउट दिखाई देता है। यदि कोई ट्रेडर केवल उसी चार्ट को देख रहा है तो वह तुरंत बाई कर सकता है। लेकिन यदि वह पहले डेली चार्ट देखे और पता चले कि डेली ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है तो वह अधिक सावधानी बरतेगा। उसे समझ आएगा कि यह ब्रेकआउट केवल शॉर्ट कवरिंग या रिलीफ रैली भी हो सकता है। इस प्रकार हायर टाइम फ्रेम उसे एक गलत ट्रेड से बचा सकता है। कई बार ट्रेडिंग में पैसा कमाना जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही महत्वपूर्ण गलत ट्रेड से बचना भी होता है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस केवल ट्रेंड पहचानने के लिए नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। यदि हायर टाइम फ्रेम पर कोई महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस बहुत पास है तो भले ही लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री अच्छी दिखाई दे, प्रॉफिट पोटेंशियल सीमित हो सकता है।
इसी प्रकार यदि हायर टाइम फ्रेम पर खुला ट्रेंड हो और सामने कोई बड़ा रेजिस्टेंस न हो तो ट्रेडर अपने प्रॉफिट को अधिक समय तक चलने दे सकता है। इसलिए एग्जिट प्लानिंग भी केवल लोअर टाइम फ्रेम देखकर नहीं की जाती। बड़े टारगेट्स अक्सर हायर टाइम फ्रेम से तय किए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी भूमिका साइकोलॉजी की होती है। रिटेल ट्रेडर हर छोटी कैंडल को महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि उसका ध्यान केवल वर्तमान क्षण पर होता है। यदि 5 मिनट चार्ट पर 3 लाल कैंडल्स बन जाएं तो वह घबरा जाता है। यदि 3 हरी कैंडल्स बन जाएं तो वह उत्साहित हो जाता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि डेली ट्रेंड के भीतर यह केवल सामान्य उतार चढ़ाव है। इसलिए वह भावनाओं से प्रभावित नहीं होता। उसकी शांति का कारण अनुभव नहीं बल्कि मल्टी टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट होता है। जब आपको बड़ी तस्वीर दिखाई देती है तब छोटी हलचलें डर पैदा नहीं करती। कल्पना कीजिए कि आप एक फिल्म देख रहे हैं। यदि आपको केवल 1 मिनट का दृश्य दिखाया जाए तो आप कहानी नहीं समझ पाएंगे। हो सकता है उस दृश्य में कोई व्यक्ति रो रहा हो लेकिन आपको यह न पता हो कि वह दुखी है, खुश है या किसी और कारण से रो रहा है। पूरी फिल्म देखने पर ही उस दृश्य का अर्थ समझ आता है। ठीक इसी प्रकार 1 मिनट चार्ट केवल एक दृश्य है। डेली और वीकली चार्ट पूरी कहानी है। जो ट्रेडर केवल एक दृश्य देखकर निर्णय लेता है वह अक्सर गलत निष्कर्ष निकालता है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग डेस्क पर काम करने वाले ट्रेडर्स कभी भी एक ही मॉनिटर पर एक ही टाइम फ्रेम नहीं देखते। उनके सामने अलग अलग टाइम फ्रेम्स खुले होते हैं। वे पहले ये देखते हैं कि हायर टाइम फ्रेम किस दिशा में है। फिर वे ये देखते हैं कि मीडियम टाइम फ्रेम उस दिशा का समर्थन कर रहा है या नहीं। अंत में वे लोअर टाइम फ्रेम पर केवल एग्जीक्यूशन करते हैं। ये प्रक्रिया वर्षों से फाइनेंशियल मार्केट्स में अपनाई जाती रही है क्योंकि मार्केट फ्रैक्टल नेचर का होता है। अर्थात एक ही पैटर्न अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर दिखाई दे सकता है लेकिन उसका महत्व उस टाइम फ्रेम के अनुसार बदल जाता है। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है अलाइनमेंट। जब वीकली, डेली और 4 आवर तीनों एक ही दिशा में हो तो उस दिशा में ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर ट्रेड सफल होगा, लेकिन सफलता की संभावना अधिक हो जाती है। दूसरी ओर यदि वीकली बुलिश हो, डेली साइडवेज हो और 15 मिनट बेरिश हो तो मार्केट कंफ्यूजन की स्थिति में हो सकता है। ऐसे समय प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर ट्रेडिंग कम कर देते हैं या कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स इसके विपरीत ऐसे समय अधिक ट्रेड्स लेने लगते हैं क्योंकि उन्हें हर मूवमेंट अवसर जैसी दिखाई देती है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का सबसे बड़ा उद्देश्य भविष्य बताना नहीं है। इसका उद्देश्य केवल प्रोबेबिलिटी बढ़ाना है। मार्केट हमेशा अनिश्चित रहेगा। कोई भी ट्रेडर 100% सही नहीं हो सकता। लेकिन यदि आपका ट्रेंड हायर टाइम फ्रेम के साथ है, सेटअप मीडियम टाइम फ्रेम पर स्पष्ट है और एंट्री लोअर टाइम फ्रेम पर अच्छी है तो आपकी डिसीजन क्वालिटी बेहतर हो जाती है। ट्रेडिंग में सफलता का अर्थ हर ट्रेड जीतना नहीं बल्कि लंबे समय तक बेहतर निर्णय लेना है। अंततः मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हमें यह सिखाता है कि मार्केट को कभी भी एक छोटे से विंडो से नहीं देखना चाहिए। हर टाइम फ्रेम अपने आप में अधूरा है लेकिन सभी टाइम फ्रेम्स मिलकर एक पूर्ण चित्र बनाते हैं। हायर टाइम फ्रेम मार्केट की मंशा बताता है, मीडियम टाइम फ्रेम उसकी तैयारी दिखाता है और लोअर टाइम फ्रेम उसका एग्जीक्यूशन दिखाता है। जब कोई ट्रेडर इन तीनों को जोड़कर देखना सीख जाता है तब उसकी सोच बदल जाती है। वह हर कैंडल के पीछे भागना बंद कर देता है। वह पहले कहानी समझता है, फिर अवसर पहचानता है और अंत में धैर्यपूर्वक सही स्थान पर एंट्री लेता है। यही वह प्रक्रिया है जो ट्रेडिंग को अनुमान गैसिंग से निकालकर विश्लेषण, एनालिसिस और प्रोबेबिलिटी के विज्ञान में बदल देती है। चैप्टर 7 रियल मार्केट एग्जाम्पल्स, बुलिश, बेरिश और साइडवेज मार्केट की साइकोलॉजी तथा डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में उनका व्यवहार। अब तक हमने टाइम फ्रेम्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, स्मार्ट मनी साइकोलॉजी, मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को अलग अलग समझा। लेकिन वास्तविक ट्रेडिंग में ये सभी कॉन्सेप्ट्स कभी अकेले काम नहीं करते। मार्केट एक जीवित प्रणाली, लिविंग सिस्टम की तरह है जहां हर कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से जुड़ा होता है। इसलिए इस अध्याय का उद्देश्य केवल थियरी समझाना नहीं है बल्कि ये दिखाना है कि वास्तविक मार्केट में ये सभी सिद्धांत एक साथ कैसे काम करते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर किसी चार्ट को देखकर केवल यह नहीं कहता कि मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे जा रहा है। वह ये समझने की कोशिश करता है कि मार्केट इस समय किस फेज में है, किसकी साइकोलॉजी हावी है, कौन पैसा कमा रहा है, कौन फंस रहा है और अगले कुछ समय में सबसे अधिक संभावना किस दिशा की है। यही सोच ट्रेडिंग को प्रेडिक्शन नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी एनालिसिस बनाती है। मान लीजिए किसी स्टॉक का वीकली चार्ट पिछले कई महीनों से लगातार हायर हाई और हायर लो बना रहा है। इसका अर्थ है कि हायर टाइम फ्रेम पर बायर्स का नियंत्रण है। अब डेली चार्ट खोलने पर दिखाई देता है कि पिछले 5 दिनों से प्राइस धीरे धीरे नीचे आ रहा है। यदि कोई नया ट्रेडर केवल डेली चार्ट देखेगा तो उसे लगेगा कि स्टॉक कमजोर हो गया है और शायद अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे पहले वीकली चार्ट को याद रखेगा। वह समझेगा कि यह गिरावट संभवतः बड़े बुलिश ट्रेंड के भीतर केवल एक करेक्शन है। अब वह 4 आवर चार्ट देखेगा।
यदि वहां प्राइस किसी पुराने डिमांड जोन के पास रुक रहा है, वॉल्यूम कम हो रही है और सेलिंग मोमेंटम कमजोर पड़ रहा है, तो उसके लिए ये संकेत होगा कि पुलबैक समाप्त होने की संभावना बन रही है। इसके बाद वह 15 मिनट चार्ट पर जाएगा और किसी बुलिश स्ट्रक्चर ब्रेक या रिवर्सल पैटर्न की प्रतीक्षा करेगा। जब कंफर्मेशन मिल जाएगी तभी वह एंट्री लेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उसकी एंट्री 15 मिनट पर हुई, लेकिन उसका निर्णय वीकली, डेली और 4 आवर के आधार पर बना था। यही मल्टी टाइम फ्रेम थिंकिंग है। अब उसी उदाहरण को रिटेल साइकोलॉजी से समझते हैं। रिटेल ट्रेडर सीधे 15 मिनट चार्ट खोलता है। वह देखता है कि पिछले 2 घंटे से प्राइस नीचे जा रहा है। उसे लगता है कि ट्रेंड बेयरिश है। वह सेल कर देता है। कुछ समय बाद प्राइस हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से ऊपर उछल जाता है और उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर वह सोचता है कि मार्केट मैनिपुलेटेड है। वास्तव में मार्केट मैनिपुलेटेड नहीं था। उसकी एनालिसिस अधूरी थी क्योंकि उसने केवल कहानी का अंतिम पृष्ठ पढ़ा था। अब एक बेयरिश मार्केट का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी इंडेक्स का मंथली और वीकली स्ट्रक्चर लगातार लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है। इसका अर्थ है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं और सेलर्स का नियंत्रण बढ़ रहा है। लेकिन अचानक किसी सकारात्मक न्यूज़ के कारण डेली चार्ट पर 2-3 दिन की तेज रैली आ जाती है। फाइनेंशियल न्यूज़ चैनल्स इसे रिकवरी बताने लगते हैं। सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं कि अब बॉटम बन चुका है। रिटेल ट्रेडर्स उत्साहित होकर बाय करना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर वीकली चार्ट देखता है। उसे पता है कि अभी तक कोई हाई नहीं बना है। स्ट्रक्चर अभी भी बेयरिश है। इसलिए वह इस रैली को ट्रेंड चेंज नहीं बल्कि रिलीफ रैली मानता है। वह जल्दबाजी में बाय नहीं करता। यदि 4 आवर चार्ट पर मोमेंटम कमजोर होने लगे और 15 मिनट चार्ट पर बेयरिश रिवर्सल मिले तो वह सेल की अपॉर्चुनिटी खोजेगा। कुछ दिनों बाद मार्केट फिर से नीचे गिरना शुरू कर देता है। रिटेल ट्रेडर्स निराश हो जाते हैं, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर केवल अपने हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस का पालन कर रहा होता है। यहीं पर एक महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल अंतर दिखाई देता है। रिटेल ट्रेडर न्यूज़ देखकर निर्णय लेता है। प्रोफेशनल ट्रेडर स्ट्रक्चर देखकर निर्णय लेता है। न्यूज़ अक्सर भावनाएं बदलती है, लेकिन स्ट्रक्चर वास्तविक कैपिटल फ्लो दिखाता है। यही कारण है कि कई बार बहुत अच्छी न्यूज़ के बावजूद मार्केट गिर जाता है और बहुत बुरी न्यूज़ के बावजूद मार्केट ऊपर चला जाता है। क्योंकि प्राइस का अंतिम निर्णय न्यूज़ नहीं बल्कि डिमांड और सप्लाई के संतुलन से होता है। अब साइडवेज मार्केट को समझते हैं, क्योंकि यही वह फेज है जहां सबसे अधिक रिटेल ट्रेडर्स अपना कैपिटल खोते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक पिछले 3 महीनों से 900 रुपये और 1000 रुपये के बीच घूम रहा है। वीकली चार्ट पर कोई स्पष्ट ट्रेंड नहीं है। डेली चार्ट पर भी प्राइस बार बार ऊपर नीचे हो रहा है। ऐसे समय रिटेल ट्रेडर्स हर ब्रेकआउट पर बाई करते हैं और हर ब्रेकडाउन पर सेल करते हैं। लेकिन अधिकांश ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स फेल हो जाते हैं क्योंकि मार्केट अभी भी रेंज के भीतर है। प्रोफेशनल ट्रेडर इस समय अलग सोचता है। वह समझता है कि जब तक हायर टाइम फ्रेम पर स्पष्ट स्ट्रक्चर नहीं बदलता तब तक बड़ी ट्रेंड की संभावना कम है। इसलिए या तो वह रेंज ट्रेडिंग करेगा या फिर धैर्य रखकर वास्तविक ब्रेकआउट का इंतजार करेगा। कई बार ट्रेडिंग का सबसे अच्छा निर्णय ट्रेड न करना होता है। ये बात नए ट्रेडर्स के लिए स्वीकार करना सबसे कठिन होता है। साइडवेज मार्केट की साइकोलॉजी बहुत रोचक होती है। इस फेज में बायर्स और सेलर्स दोनों बराबरी पर होते हैं। कोई भी पक्ष पूरी तरह नियंत्रण नहीं ले पाता। इसलिए प्राइस बार बार रेंज के ऊपरी और निचले हिस्से के बीच घूमता रहता है। रिटेल ट्रेडर्स हर मूवमेंट को नया ट्रेंड समझ लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि यह केवल लिक्विडिटी बिल्डअप का समय हो सकता है। वे धैर्य रखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बड़ी मूवमेंट अक्सर लंबी कंसोलिडेशन के बाद आती है। अब एक और वास्तविक परिस्थिति पर विचार करते हैं। मान लीजिए डेली ट्रेंड बुलिश है। प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है। अचानक एक दिन मार्केट गैप डाउन खुलता है और पूरे दिन गिरता रहता है। सोशल मीडिया पर पैनिक शुरू हो जाता है। रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं कि बुल मार्केट समाप्त हो गया, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर पहले वीकली चार्ट देखता है। यदि वहां अभी भी हायर लो सुरक्षित है तो वह पैनिक नहीं करता। अगले कुछ दिनों तक वह 4 आवर चार्ट पर देखता है कि क्या बायर्स वापस आ रहे हैं। यदि स्ट्रक्चर सुरक्षित रहता है तो वह गिरावट को अपॉर्चुनिटी मान सकता है। यदि स्ट्रक्चर टूट जाता है तभी वह ट्रेंड चेंज की संभावना पर विचार करेगा। यहाँ अंतर यह नहीं है कि दोनों अलग चार्ट देख रहे हैं। अंतर यह है कि दोनों अलग तरीके से सोच रहे हैं। मार्केट में अक्सर ऐसे दिन आते हैं जब 5 मिनट चार्ट पर बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिखाई देता है। रिटेल ट्रेडर्स तुरंत एंट्री लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर पहले ये देखता है कि यह ब्रेकआउट डेली रेजिस्टेंस के ठीक नीचे तो नहीं हो रहा। यदि हायर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस बहुत पास है तो वह समझता है कि अपसाइड लिमिटेड हो सकती है। इसलिए वह या तो ट्रेड नहीं लेगा या बहुत छोटा टारगेट रखेगा। यही कारण है कि कई बार प्रोफेशनल ट्रेडर्स कम ट्रेड्स लेते हैं, लेकिन उनकी विनिंग प्रोबेबिलिटी अधिक होती है। एक और महत्वपूर्ण उदाहरण लिक्विडिटी ग्रैब का है।
मान लीजिए किसी स्टॉक का डेली सपोर्ट 1500 रुपीस पर है। लाखों रिटेल ट्रेडर्स वहीं बाई कर रहे हैं और अपना स्टॉप लॉस 1490 रुपीस पर रख रहे हैं। एक दिन प्राइस 1485 रुपीस तक गिरता है, सभी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं और फिर मार्केट तेजी से 1540 रुपये तक पहुंच जाता है। रिटेल ट्रेडर्स कहते हैं कि स्टॉप लॉस खाकर मार्केट ऊपर चला गया। प्रोफेशनल ट्रेडर इस घटना को अलग नज़र से देखता है। वह समझता है कि सपोर्ट के नीचे बड़ी लिक्विडिटी मौजूद थी। स्मार्ट मनी ने पहले वही लिक्विडिटी ली, फिर डिमांड आने पर मार्केट ऊपर चला गया। इसलिए वह अगली बार सपोर्ट को केवल एक लाइन की तरह नहीं, बल्कि लिक्विडिटी जोन की तरह देखेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का एक और गुण यह है कि वे हर ट्रेड को स्वतंत्र घटना मानते हैं। यदि उनका पिछला ट्रेड सफल रहा, तो भी अगला ट्रेड नए एनालिसिस के आधार पर लिया जाएगा। यदि पिछला ट्रेड लॉस में गया, तो भी वे उसी स्ट्रैटेजी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का खेल है। रिटेल ट्रेडर्स इसके विपरीत अक्सर हाल की घटनाओं से प्रभावित हो जाते हैं। लगातार 2 प्रॉफिट हुए तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, लगातार 2 लॉस हुए तो स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। यह इमोशनल साइकिल उनके परफॉर्मेंस को कमजोर कर देता है। यदि हम पूरे अध्याय का सार एक वास्तविक उदाहरण में समझें, तो मान लीजिए किसी स्टॉक में वीकली ट्रेंड बुलिश है, डेली पुलबैक चल रहा है, 4 आवर डिमांड जोन पर बायर्स दिखाई दे रहे हैं और 15 मिनट पर बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया। प्रोफेशनल ट्रेडर इसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मानेगा। दूसरी ओर यदि वीकली बेयरिश है, डेली रैली कर रहा है, लेकिन 4 आवर रेजिस्टेंस पर मोमेंटम कमजोर हो रहा है और 15 मिनट बेयरिश सिग्नल दे रहा है, तो प्रोफेशनल ट्रेडर इसे सेलिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकता है। दोनों स्थितियों में एंट्री छोटे टाइम फ्रेम पर हुई, लेकिन निर्णय हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के संदर्भ में लिया गया। अंततः वास्तविक मार्केट हमें यह सिखाता है कि कोई भी कैंडल, कोई भी पैटर्न और कोई भी इंडिकेटर अपने आप में पूर्ण सत्य नहीं होता। हर सिग्नल का अर्थ उसके कॉन्टेक्स्ट से तय होता है। वही ब्रेकआउट जो बुल मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है, बेयर मार्केट में ट्रैप भी हो सकता है। वही पुलबैक जो नए ट्रेडर को डराता है, प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए एंट्री बन सकता है। यही कारण है कि अनुभवी ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं, चार्ट मत देखो, चार्ट की कहानी समझो। जब कोई ट्रेडर अलग अलग टाइम फ्रेम्स को जोड़कर मार्केट की पूरी कहानी पढ़ना सीख जाता है, तब उसके लिए हर कैंडल केवल प्राइस नहीं रहती, बल्कि बायर्स और सेलर्स के बीच चल रही मनोवैज्ञानिक लड़ाई का एक नया अध्याय बन जाती है। यही समझ ट्रेडिंग को साधारण विश्लेषण से उठाकर वास्तविक मार्केट इंटेलिजेंस में बदल देती है। चैप्टर 8, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कॉमन मिस्टेक्स और प्रोफेशनल माइंडसेट। सफल ट्रेडर का असली दिमाग कैसे काम करता है। यदि किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि ट्रेडिंग में सबसे कठिन चीज़ क्या है, तो अधिकांश नए ट्रेडर्स कहेंगे कि सही एंट्री ढूंढना, सही इंडिकेटर चुनना या मार्केट का अगला डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना सबसे कठिन है। लेकिन वर्षों से सफल प्रोफेशनल ट्रेडर्स का अनुभव कुछ और कहता है। वे मानते हैं कि ट्रेडिंग की सबसे कठिन लड़ाई मार्केट के साथ नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग माइंड के साथ होती है। चार्ट, इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर सीखना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, लगातार अनुशासन बनाए रखना, लॉस को स्वीकार करना और लंबे समय तक एक ही प्रक्रिया का पालन करना सबसे कठिन कार्य है। यही कारण है कि 2 ट्रेडर्स एक जैसी स्ट्रैटेजी सीखने के बाद भी अलग अलग परिणाम प्राप्त करते हैं। समस्या स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि उसे लागू करने वाले व्यक्ति की साइकोलॉजी में होती है। मनुष्य का मस्तिष्क ब्रेन ट्रेडिंग के लिए स्वाभाविक रूप से तैयार नहीं हुआ है। हजारों वर्षों तक मानव जीवन का उद्देश्य जंगल में जीवित रहना था। वहां तेज प्रतिक्रिया देना, खतरे से तुरंत भागना और अवसर को तुरंत पकड़ लेना जीवन बचाने के लिए आवश्यक था। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स में यही प्राकृतिक प्रवृत्तियां कई बार सबसे बड़ा नुकसान कर देती हैं। जब मार्केट तेजी से गिरता है, तो हमारा दिमाग उसे खतरे की तरह महसूस करता है और तुरंत सेल करने के लिए प्रेरित करता है। जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है, तो वही दिमाग अवसर खोने के डर से बाई करने के लिए मजबूर करता है। अर्थात जिस साइकोलॉजी ने मानव को प्रकृति में जीवित रखा, वही साइकोलॉजी ट्रेडिंग में बार बार गलत निर्णय करवाती है। सबसे पहली मानसिक कमजोरी है फियर, अर्थात डर। लॉस का डर लगभग हर ट्रेडर में होता है। नया ट्रेडर किसी ट्रेड में एंट्री लेने के बाद हर छोटी कैंडल को देखने लगता है। यदि प्राइस थोड़ा सा उसके विरुद्ध चला जाए, तो उसे लगता है कि पूरा एनालिसिस गलत था। वह घबराकर जल्दी एग्जिट कर जाता है। कई बार उसके बाहर निकलते ही मार्केट वापस उसकी दिशा में चल पड़ता है। दूसरी ओर यदि वही ट्रेड प्रॉफिट में हो, तो वह जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं प्रॉफिट वापस न चला जाए। परिणाम ये होता है कि उसके छोटे प्रॉफिट और बड़े लॉस मिलकर अकाउंट को धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर का दृष्टिकोण अलग होता है। वह पहले से जानता है कि हर ट्रेड सफल नहीं होगा, इसलिए वह एंट्री लेने से पहले ही तय कर लेता है कि यदि ट्रेड गलत हुआ तो कितना नुकसान स्वीकार करेगा। एक बार निर्णय लेने के बाद वह मार्केट को अपनी योजना के अनुसार काम करने का समय देता है। फियर का दूसरा रूप है फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। अधिकांश लोगों को अपनी गलती स्वीकार करना पसंद नहीं होता।
ट्रेडिंग में यही आदत बहुत खतरनाक बन जाती है। जब कोई ट्रेड लॉस में जाता है तो कई रिटेल ट्रेडर्स स्टॉप लॉस हटाकर उम्मीद करने लगते हैं कि मार्केट वापस आ जाएगा। वे अपने एनालिसिस को गलत मानने के बजाय मार्केट को गलत मानने लगते हैं। धीरे धीरे छोटा लॉस बड़े लॉस में बदल जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर समझता है कि लॉस उसकी पहचान नहीं है, वह केवल प्रोबेबिलिटी का एक हिस्सा है। इसलिए वह छोटे लॉस को सम्मान के साथ स्वीकार करता है और अगले अवसर की प्रतीक्षा करता है। दूसरी सबसे बड़ी भावना है ग्रीड अर्थात लालच। लालच हमेशा अधिक पाने की इच्छा से पैदा होता है। जब कोई ट्रेडर लगातार 2-3 प्रॉफिट बना लेता है तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने लगता है। अब उसे लगता है कि वह मार्केट को समझ चुका है। वह पोजीशन साइज बढ़ा देता है, बिना कंफर्मेशन के एंट्री लेने लगता है और रिस्क मैनेजमेंट को नज़रअंदाज कर देता है। यहीं से उसकी गिरावट शुरू होती है। मार्केट किसी के आत्मविश्वास से प्रभावित नहीं होता, वह केवल डिमांड और सप्लाई के नियमों के अनुसार चलता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रॉफिट के बाद भी उतने ही अनुशासित रहते हैं जितने लॉस के बाद रहते हैं। वे जानते हैं कि मार्केट हर दिन नया है और हर ट्रेड एक स्वतंत्र घटना है। ग्रीड का एक और रूप है ओवर ट्रेडिंग। नए ट्रेडर्स को लगता है कि जितने अधिक ट्रेड्स करेंगे उतना अधिक प्रॉफिट होगा। इसलिए वे हर छोटी मूवमेंट में अवसर ढूंढने लगते हैं। यदि मार्केट शांत हो तब भी वे ट्रेड लेते हैं क्योंकि उन्हें खाली बैठना कठिन लगता है। लेकिन ट्रेडिंग का उद्देश्य हर दिन ट्रेड करना नहीं बल्कि सही समय पर ट्रेड करना है। प्रोफेशनल ट्रेडर कई बार पूरे दिन केवल मार्केट को ऑब्जर्व करता है और कोई ट्रेड नहीं लेता। उसके लिए नो ट्रेड भी एक निर्णय है, क्योंकि वह जानता है कि कैपिटल बचाना भी प्रॉफिट कमाने जितना ही महत्वपूर्ण है। तीसरी महत्वपूर्ण मानसिक कमजोरी है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये भावना तब पैदा होती है जब प्राइस तेजी से किसी दिशा में भागने लगता है। ट्रेडर को लगता है कि यदि उसने अभी एंट्री नहीं ली तो वह जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो देगा। वह बिना योजना के, बिना रिस्क रिवॉर्ड देखे और बिना हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस के मार्केट में कूद जाता है। अक्सर ठीक उसी समय स्मार्ट मनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देती है। मार्केट वापस मुड़ जाता है और रिटेल ट्रेडर ट्रैप में फंस जाता है। फोमो का उपचार केवल एक है, ये समझना कि मार्केट हर दिन नए अवसर देता है। एक अवसर छूट जाने से ट्रेडिंग करियर समाप्त नहीं होता। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है पेशेंस अर्थात धैर्य। अधिकांश नए ट्रेडर्स का ध्यान एक्शन पर होता है। उन्हें लगता है कि लगातार कुछ न कुछ करते रहना ही सफलता का मार्ग है। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स में कई बार सबसे अधिक पैसा इंतजार करने वाले कमाते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप रोज नहीं बनते, इसलिए वे मार्केट को अपनी शर्तों पर आने देते हैं। वे सेटअप का पीछा नहीं करते बल्कि सेटअप का इंतजार करते हैं। यही धैर्य उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। डिसिप्लिन भी प्रोफेशनल माइंडसेट का मूल आधार है। डिसिप्लिन का अर्थ केवल स्टॉप लॉस लगाना नहीं है, इसका अर्थ है अपनी ट्रेडिंग प्लान का पालन करना, चाहे पिछले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ हो या लॉस। यदि किसी ट्रेडर ने पहले से तय किया है कि वह केवल डेली ट्रेंड की दिशा में ही ट्रेड करेगा तो उसे अचानक दिखाई देने वाले 5 मिनट ब्रेकआउट से प्रभावित नहीं होना चाहिए। यदि उसने तय किया है कि वह प्रति ट्रेड केवल 1% कैपिटल रिस्क करेगा तो उसे किसी भी परिस्थिति में इस नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। डिसिप्लिन का वास्तविक परीक्षण तब होता है जब भावनाएं सबसे अधिक होती हैं। ट्रेडिंग में एक और सामान्य गलती है रिवेंज ट्रेडिंग। जब लगातार 2-3 ट्रेड्स लॉस में चले जाते हैं तो रिटेल ट्रेडर का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि लॉस वापस लेना बन जाता है। वह बिना एनालिसिस के जल्दी जल्दी ट्रेड्स लेने लगता है, पोजीशन साइज बढ़ा देता है और रिस्क मैनेजमेंट भूल जाता है। परिणाम ये होता है कि छोटा नुकसान बड़ी समस्या में बदल जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर इसके विपरीत काम करता है। यदि लगातार लॉस हो तो वह ट्रेडिंग रोक देता है। वह पहले अपने एनालिसिस की समीक्षा करता है, अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित करता है और फिर अगले दिन नई शुरुआत करता है। प्रोफेशनल माइंडसेट की सबसे बड़ी पहचान है प्रोसेस ओरिएंटेशन। रिटेल ट्रेडर केवल परिणाम प्रॉफिट या लॉस देखता है। यदि प्रॉफिट हुआ तो स्ट्रैटेजी अच्छी, यदि लॉस हुआ तो स्ट्रैटेजी खराब। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर परिणाम से पहले प्रक्रिया को देखता है। यदि उसने सभी नियमों का पालन किया और फिर भी ट्रेड लॉस में गया तो वह उसे सफल एग्जीक्यूशन मानता है, क्योंकि उसे पता है कि प्रोबेबिलिटी आधारित प्रणाली में हर ट्रेड जीतना संभव नहीं है। दूसरी ओर यदि उसने नियम तोड़कर प्रॉफिट कमा लिया तो भी वह उसे अच्छी ट्रेडिंग नहीं मानता, क्योंकि गलत प्रक्रिया लंबे समय में नुकसान ही पहुंचाती है। टाइम फ्रेम भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को गहराई से प्रभावित करता है। जो ट्रेडर पूरे दिन 1 मिनट चार्ट देखता है उसका दिमाग लगातार तनाव में रहता है। हर कैंडल उसके निर्णय को प्रभावित करती है। धीरे धीरे वह इमोशनल ट्रेडिंग करने लगता है। दूसरी ओर जो ट्रेडर हायर टाइम फ्रेम पर काम करता है उसके पास सोचने का समय होता है। वह हर टिक पर प्रतिक्रिया नहीं देता, इसलिए उसकी मानसिक स्थिति अधिक स्थिर रहती है। यही कारण है कि
अनुभवी ट्रेडर्स अक्सर सलाह देते हैं कि नए लोगों को शुरुआत हाई टाइम फ्रेम्स से करनी चाहिए क्योंकि वहां नॉइस कम और क्लैरिटी अधिक होती है। एक सफल प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी पहचान प्रॉफिट से नहीं बनाता, उसकी पहचान उसकी कंसिस्टेंसी से बनती है। वह जानता है कि एक दिन का प्रॉफिट या एक दिन का लॉस उसके करियर का निर्णय नहीं करता। वह हर दिन एक ही प्रक्रिया दोहराता है: हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस, मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, रिस्क मैनेजमेंट, एंट्री, एग्जिट और रिव्यू। यही दोहराव धीरे धीरे उसे लगातार बेहतर बनाता है। ट्रेडिंग उसके लिए रोमांच नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित व्यावसायिक बिजनेस बन जाती है। अंततः ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सत्य यह है कि मार्केट को हराना संभव नहीं है। मार्केट हमेशा आपसे बड़ा, तेज और अधिक शक्तिशाली रहेगा। इसलिए सफल ट्रेडर मार्केट से लड़ता नहीं, बल्कि उसके साथ चलना सीखता है। वह अपने विचारों को सही साबित करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मार्केट के बदलते हुए स्ट्रक्चर के अनुसार स्वयं को बदलता है। वह भविष्य की भविष्यवाणी करने का प्रयास नहीं करता, बल्कि उपलब्ध जानकारी के आधार पर सबसे अधिक संभावना वाले निर्णय लेता है। वह लॉस से डरता नहीं, प्रॉफिट से बहकता नहीं और हर ट्रेड को सीखने का अवसर मानता है। जब कोई ट्रेडर इस मानसिक स्तर तक पहुंच जाता है, तब उसकी ट्रेडिंग केवल पैसा कमाने का माध्यम नहीं रहती। वह एक ऐसा अनुशासन बन जाती है जो धैर्य, आत्मनियंत्रण, निर्णय क्षमता और भावनात्मक संतुलन सिखाती है। वास्तव में फाइनेंशियल मार्केट्स हमें केवल चार्ट्स नहीं सिखाते, वे हमें स्वयं को समझना सिखाते हैं। और यही इस पूरी पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है: ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत मार्केट पर नहीं, बल्कि अपने मन पर होती है। जिस दिन कोई ट्रेडर अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है, उसी दिन वह मार्केट को समझने की दिशा में सबसे बड़ा कदम उठा लेता है। चैप्टर 9, कंप्लीट ट्रेडिंग फ्रेमवर्क, जीरो टू प्रोफेशनल माइंडसेट तक एक संपूर्ण ट्रेडिंग सिस्टम। यदि इस पूरी पुस्तक के सभी अध्यायों को एक वाक्य में समेटना हो, तो वह ये होगा कि ट्रेडिंग का उद्देश्य मार्केट को प्रेडिक्ट करना नहीं, बल्कि उसे समझना है। अधिकांश नए ट्रेडर्स शुरुआत में यही सोचते हैं कि यदि उन्हें कोई ऐसा इंडिकेटर, पैटर्न या स्ट्रैटेजी मिल जाए जो भविष्य बता दे, तो वे हमेशा प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, उन्हें एहसास होता है कि मार्केट को कोई भी व्यक्ति 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स लगातार प्रॉफिट कमाते हैं, वे भविष्य नहीं देखते, बल्कि वर्तमान मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, साइकोलॉजी और प्रोबेबिलिटी को समझकर निर्णय लेते हैं। यही सोच एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग फ्रेमवर्क की नींव है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग फ्रेमवर्क का पहला चरण हमेशा प्रिपरेशन होता है। ट्रेडिंग की शुरुआत मार्केट खुलने के बाद नहीं होती, बल्कि उससे पहले होती है। अधिकांश रिटेल ट्रेडर्स मार्केट खुलते ही चार्ट खोलते हैं और तुरंत अवसर खोजने लगते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर पहले शांत मन से हायर टाइम फ्रेम का अध्ययन करता है। वह वीकली और डेली चार्ट देखकर यह समझता है कि बड़े ट्रेंड की दिशा क्या है। क्या मार्केट बुलिश है, बेरिश है या साइडवेज है? क्या कोई महत्वपूर्ण डिमांड या सप्लाई जोन पास में है? क्या पिछले कुछ दिनों में स्ट्रक्चर बदला है? क्या कोई ऐसी जगह है जहां लिक्विडिटी जमा हो सकती है? इस प्रारंभिक विश्लेषण का उद्देश्य एंट्री ढूंढना नहीं, बल्कि मार्केट का कॉन्टेक्स्ट समझना होता है। बिना कॉन्टेक्स्ट के लिया गया हर ट्रेड केवल अनुमान बनकर रह जाता है। जब हायर टाइम फ्रेम स्पष्ट हो जाता है, तब फ्रेमवर्क का दूसरा चरण शुरू होता है: मार्केट कॉन्टेक्स्ट और बायस बनाना। बायस का अर्थ यह नहीं कि ट्रेडर जिद पकड़ ले कि मार्केट केवल ऊपर जाएगा या केवल नीचे जाएगा। बायस का अर्थ केवल यह है कि वर्तमान जानकारी के आधार पर किस दिशा की प्रोबेबिलिटी अधिक दिखाई दे रही है। यदि वीकली और डेली दोनों बुलिश हैं, तो ट्रेडर का पहला विचार बाइंग अपॉर्चुनिटीज पर होगा। यदि दोनों बेयरिश हैं, तो उसका ध्यान सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पर रहेगा। यदि दोनों साइडवेज हैं, तो वह ट्रेडिंग कम करेगा या केवल रेंज के भीतर सीमित अवसर खोजेगा। बायस भविष्यवाणी नहीं है, ये केवल मानसिक तैयारी है। इसके बाद तीसरा चरण आता है: मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस। अब ट्रेडर मीडियम टाइम फ्रेम, जैसे 4 आवर या 1 आवर चार्ट देखता है। वह ये समझने की कोशिश करता है कि हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड के भीतर वर्तमान स्थिति क्या है। क्या मार्केट पुलबैक में है? क्या कंसोलिडेशन चल रही है? क्या मोमेंटम वापस आ रहा है? क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है? क्या बायर्स या सेलर्स की ताकत बढ़ रही है? ये वह चरण है जहां मार्केट की कहानी स्पष्ट होने लगती है। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी केवल इसलिए ट्रेड नहीं लेता क्योंकि उसे कोई पैटर्न दिखाई दिया। वह पहले ये सुनिश्चित करता है कि पैटर्न पूरे मार्केट कॉन्टेक्स्ट के साथ मेल खाता हो। फ्रेमवर्क का चौथा चरण है लिक्विडिटी मैपिंग। यही वह चरण है जिसे अधिकांश रिटेल ट्रेडर्स पूरी तरह छोड़ देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर केवल यह नहीं देखता कि प्राइस कहाँ है, वह ये भी देखता है कि बाकी ट्रेडर्स कहाँ सोच रहे होंगे, कहाँ सबसे अधिक स्टॉप लॉस होंगे, कहाँ ब्रेकआउट बायर्स बैठे होंगे, कहाँ पैनिक सेलर्स सक्रिय हो सकते हैं, कौन से हाई और लो के ऊपर या नीचे बड़ी लिक्विडिटी मौजूद है। क्योंकि स्मार्ट मनी अक्सर वहीं सक्रिय होती है जहां लिक्विडिटी उपलब्ध होती है। इसलिए लिक्विडिटी को समझना केवल एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है।
जब ये सभी चरण पूरे हो जाते हैं तब ट्रेडर पांचवें चरण में प्रवेश करता है, एंट्री प्लानिंग। अब लोअर टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट या 5 मिनट चार्ट का उपयोग किया जाता है। लेकिन अब ये चार्ट अकेला नहीं है, उसके पीछे वीकली ट्रेंड, डेली स्ट्रक्चर, 4 आवर कॉन्टेक्स्ट और लिक्विडिटी एनालिसिस पहले से मौजूद है। अब ट्रेडर कंफर्मेशन का इंतजार करता है। कंफर्मेशन का अर्थ किसी विशेष इंडिकेटर से नहीं है, ये प्राइस एक्शन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, रिजेक्शन कैंडल, वॉल्यूम या ट्रेडर की अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार कोई भी स्पष्ट संकेत हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एंट्री जल्दबाजी में नहीं ली जाती। मार्केट को पहले अपनी दिशा दिखाने का अवसर दिया जाता है। प्रोफेशनल फ्रेमवर्क का अगला भाग है रिस्क मैनेजमेंट। अधिकांश लोग इसे केवल स्टॉप लॉस तक सीमित समझते हैं, जबकि वास्तविक रिस्क मैनेजमेंट उससे कहीं अधिक व्यापक है। सबसे पहले ये तय किया जाता है कि एक ट्रेड में कुल कैपिटल का कितना प्रतिशत रिस्क किया जाएगा। उसके बाद पोजीशन साइज उसी के अनुसार तय होती है। यदि स्टॉप लॉस बड़ा है तो क्वांटिटी कम होगी, यदि स्टॉप लॉस छोटा है तो क्वांटिटी थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन कुल रिस्क हमेशा नियंत्रित रहेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि अकाउंट एक ही बड़े प्रॉफिट से नहीं बल्कि एक बड़े लॉस से भी नष्ट हो सकता है। इसलिए उनका पहला लक्ष्य प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि कैपिटल को सुरक्षित रखना होता है। इसके बाद आता है ट्रेड मैनेजमेंट। रिटेल ट्रेडर एंट्री लेने के बाद लगातार चार्ट देखने लगता है। हर कैंडल उसके मन को बदल देती है। प्रोफेशनल ट्रेडर पहले से तय करता है कि ट्रेड को कैसे मैनेज करना है। यदि पहला टारगेट आएगा तो क्या करेगा, स्टॉप लॉस कब मूव करेगा, पार्शियल प्रॉफिट बुक करेगा या नहीं, यदि मार्केट तेजी से मोमेंटम दिखाए तो पोजीशन कितनी देर तक रखेगा। ये सब निर्णय एंट्री से पहले लिए जाते हैं, बाद में नहीं, क्योंकि एंट्री के बाद भावनाएं निर्णय लेने लगती हैं। ट्रेडिंग फ्रेमवर्क का एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखा हिस्सा है पोस्ट ट्रेड रिव्यू। अधिकांश रिटेल ट्रेडर्स केवल ये देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। प्रोफेशनल ट्रेडर इससे आगे जाता है। वह हर ट्रेड के बाद स्वयं से प्रश्न पूछता है, क्या हायर टाइम फ्रेम सही पड़ा था, क्या एंट्री जल्दी थी या देर से, क्या रिस्क मैनेजमेंट सही था, क्या एग्जिट योजना के अनुसार हुआ, क्या ट्रेड नियमों के अनुसार लिया गया था। यदि उत्तर हाँ है तो लॉस होने पर भी वह स्ट्रैटेजी नहीं बदलता। यदि उत्तर नहीं है तो प्रॉफिट होने पर भी वह अपनी गलती स्वीकार करता है। यही आदत उसे लगातार बेहतर बनाती है। ट्रेडिंग को यदि बिजनेस माना जाए तो जर्नल उसका अकाउंटिंग सिस्टम होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेडिंग जर्नल रखते हैं। वे केवल प्रॉफिट और लॉस नहीं लिखते बल्कि अपनी साइकोलॉजी भी लिखते हैं। ट्रेड लेते समय उनकी मानसिक स्थिति क्या थी, क्या उन्हें फोमो था, क्या वे रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे थे, क्या उन्होंने प्लान का पालन किया। कुछ महीनों बाद यही जर्नल उनकी सबसे बड़ी लर्निंग बुक बन जाता है। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर यह चरण छोड़ देते हैं, इसलिए वे बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग फ्रेमवर्क में रूटीन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सफल ट्रेडर्स का हर दिन लगभग एक जैसा होता है। वे निश्चित समय पर चार्ट्स देखते हैं, निश्चित प्रक्रिया का पालन करते हैं, बिना सेटअप के ट्रेड नहीं लेते और ट्रेडिंग के बाद रिव्यू करते हैं। उनके लिए ट्रेडिंग किसी कसीनो का खेल नहीं बल्कि एक नियमित व्यवसाय है। दूसरी ओर रिटेल ट्रेडर का रूटीन मार्केट की गति पर निर्भर करता है। मार्केट तेज हुआ तो ट्रेड, मार्केट शांत हुआ तो सोशल मीडिया, किसी ने स्टॉप बताया तो बाय, किसी ने डराया तो सेल। इस असंगठित प्रक्रिया के कारण उसके परिणाम भी असंगठित होते हैं। फ्रेमवर्क का सबसे गहरा भाग है प्रोफेशनल माइंडसेट। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी यह नहीं सोचता कि उसे हर ट्रेड जीतना है। वह केवल इतना चाहता है कि वह हर ट्रेड सही प्रक्रिया के अनुसार ले। वह जानता है कि यदि प्रक्रिया सही रही तो लंबे समय में परिणाम स्वयं सुधर जाएंगे। दूसरी ओर रिटेल ट्रेडर हर ट्रेड को जीवन मरण का प्रश्न बना देता है। एक प्रॉफिट से अत्यधिक उत्साहित और एक लॉस से पूरी तरह निराश हो जाता है। यही भावनात्मक उतार चढ़ाव उसकी कंसिस्टेंसी समाप्त कर देता है। इस फ्रेमवर्क में टाइम फ्रेम का उपयोग भी स्पष्ट है। वीकली और डेली दिशा तय करते हैं। 4 आवर और 1 आवर कहानी बताते हैं। 15 मिनट और 5 मिनट एंट्री देते हैं। 1 मिनट केवल तब उपयोगी होता है जब ट्रेडर अत्यधिक अनुभवी हो और उसे एग्जीक्यूशन में प्रिसिजन चाहिए। यदि कोई ट्रेडर इस क्रम को उल्टा कर देता है और 1 मिनट से शुरुआत करता है तो उसका विश्लेषण नॉइज से भर जाता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा टॉप डाउन एनालिसिस का पालन करते हैं। अंततः इस पूरी पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि ट्रेडिंग किसी एक इंडिकेटर, किसी एक पैटर्न या किसी एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है। यह एक संपूर्ण निर्णय प्रणाली, डिसीजन मेकिंग सिस्टम है, जिसमें मार्केट स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, स्मार्ट मनी साइकोलॉजी, लिक्विडिटी, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल सभी बराबर महत्व रखते हैं। इनमें से यदि एक भी भाग कमजोर हो तो पूरी प्रणाली प्रभावित हो जाती है। जब कोई नया ट्रेडर इस यात्रा की शुरुआत करता है तो उसका ध्यान केवल एंट्री पर होता है। कुछ समय बाद उसे स्टॉप लॉस का महत्व समझ आता है।
फिर वह ट्रेंड समझता है, फिर मार्केट स्ट्रक्चर, फिर लिक्विडिटी और अंत में उसे एहसास होता है कि सबसे कठिन काम मार्केट को समझना नहीं बल्कि स्वयं को समझना है। यही वह क्षण होता है जहां एक रिटेल ट्रेडर धीरे धीरे प्रोफेशनल ट्रेडर बनने लगता है। इस पुस्तक का अंतिम निष्कर्ष यही है कि मार्केट हमेशा 3 प्रश्न पूछता है: क्या तुम्हारे पास धैर्य है, क्या तुम्हारे पास अनुशासन है, और क्या तुम अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर निर्णय ले सकते हो। यदि इन तीनों का उत्तर हाँ है तो कोई भी स्ट्रैटेजी समय के साथ लाभदायक बन सकती है। लेकिन यदि उत्तर नहीं है तो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी लंबे समय तक आपको नहीं बचा सकती। इसलिए ट्रेडिंग की वास्तविक सफलता चार्ट्स में नहीं बल्कि आपके निर्णयों की गुणवत्ता में छिपी होती है। और निर्णयों की गुणवत्ता तभी बढ़ती है जब ज्ञान, अनुभव, साइकोलॉजी और डिसिप्लिन एक साथ मिलकर काम करते हैं। यही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की वास्तविक पहचान है। अगर आपको ये पूरी गाइड उपयोगी लगी और आपने ट्रेडिंग को एक नए नज़रिए से समझा तो ऐसे ही गहरे और प्रैक्टिकल कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर रिसर्च आधारित कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। सीखते रहिए, अनुशासित रहिए और स्मार्ट तरीके से ट्रेड कीजिए।